हेलो दोस्तों, जिस तरह आप लोग को कि बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए घटना चक्र के द्वारा जो हमारा पेपर वन है, जो भाषा के अहर्ता का जो परीक्षा है, उसके लिए हिंदी और अंग्रेजी के लिए घटना चक्र ने एक बुक निकाला है जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एडीओ हेतु भाषा अहर्ता का परीक्षा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस बुक को हम लोग वीडियो फॉर्मेट में पढ़ने का कोशिश करेंगे, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। सबसे पहले हम लोग एक हफ्ता में हिंदी कंप्लीट करेंगे। अभी हमारे पास लगभग में 3 से 4 हफ्ता का टाइम है, जिसमें हम लोग एक हफ्ता जो है, इस हफ्ते हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंदी खत्म कर दे। फिर उसके बाद हम लोग अंग्रेजी में उतरेंगे, जिसमें थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग इतना पढ़ लेंगे कि हम लोग एग्ज़ाम पास कर जाए। मैं अंग्रेजी का मास्टर नहीं हूँ, मैं पहले बता देता हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, वरना फिर अगर आपको सिर्फ इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ आपको बता दी जाएगा ये कैसे मिलेगा। बाकी तो मैं हिंदी का तो गारंटी देता हूँ, पर इंग्लिश में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो 30 में 9 नंबर लाना है, वो लाने का सिर्फ हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग को 30 में 9 नंबर आ जाए, कि हम लोग पास कर जाएं। तो चलिए अभी से बंद करते हैं और हम लोग शुरू करते हैं आज से हिंदी भाषा का जो है, जिसमें हम लोग सबसे पहले हिंदी का अपठित गद्यांश हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसका सिर्फ जो मैं 3 से 15 का जो पीडीएफ है, वो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा फ्री में। आप लोग वहाँ देख सकते हैं कि इसका अपठित गद्यांश कैसे है, क्योंकि अपठित गद्यांश पढ़ाया नहीं जाता, वो खुद से पढ़ा जाता है। बाकी हिंदी वर्णमाला अभी मैं शुरू करने जाऊँ, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम हिंदी वर्णमाला शुरू कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो हिंदी का आप इसका देख सकते हैं कैसा। बाकी मैं ये पीडीएफ जो है, ये जो आप हिंदी वर्णमाला का जो मैंने अपठित गद्यांश का पीडीएफ है, वो फ्री में मैं आज आप में आपके टेलीग्राम चैनल में इसे मैं डाल दूंगा। आप लोग अपठित गद्यांश कम से कम देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी पूरा पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा उसका मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, वहाँ पर मैसेज करने की जगह है टेलीग्राम में, आप वहाँ से मैसेज कर लीजिएगा। पर चलिए अब जो मेन इस सब बात में पहले सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है हिंदी वर्णमाला। बहुत अच्छा बुक है। पर चलिए हिंदी वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण में एक स्वर अथवा एक व्यंजन हो सकते हैं। वर्णों में क्या होता है? एक स्वर होता है अथवा एक व्यंजन हो सकते हैं। हिंदी भाषा को वर्णमाला देवनागरी लिपि में वृद्ध कहते हैं। देवनागरी में बुद्ध है और देवनागरी लिपि को अक्षर लिपि कहते हैं। देखिए, हिंदी भाषा की वर्णमाला देवनागरी लिपि में बद्ध मतलब लिखा जाता है, और देवनागरी लिपि में से अक्षरिक लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि में वर्णमाला को क्या कहते हैं? अक्षरिक लिपि कहते हैं। आइए, सबसे पहले वर्णमाला पूछेगा कि वर्णमाला होते कितना है। पूछेगा कि कुल वर्णमाला कितने हैं, तो 52। कुल वर्णमाला कितने हैं, तो 52। स्वर कितने होते हैं, तो 11। कुल वर्णमाला कितने हैं पूछेगा। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्णमाला है, तो वो 52 है। स्वर वर्ण कितना है, तो 11 को स्वर वर्ण है। आ ई उ री ए ओ। स्वर के कितने 11 को है, तो आ ई उ री ए ओ। वही व्यंजन में देखा जाए तो व्यंजन के 3 तरह को व्यंजन को हम लोग बांटते हैं। 52 वर्ण था, जिसमें से 11 को स्वर्ण में बांटे और 2 को आरोग्यों में बांटे। 11 को स्वर है और 2 को आग्रह अंगा अरंगा। 11 और 2 हो गया 52 में, 11 और 2 हो गया 52 में, 13 गो। बाकी अब आइए, 52 में देखिए 11 स्वर है, 2 आग्रह है, योगवाह है, और अंगा अंगा। फिर आता है व्यंजन, जिसमें संयुक्त व्यंजन 4 तरह के होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 तरह के। और मूल व्यंजन कितने हैं? 3 तरह के, 33 तरह के। मूल व्यंजन कितने हैं? 33 तरह के। उच्चादित, आगत, द्विगुण व्यंजन 2 है, द्विअक्षरित, आगत। और द्विगुण व्यंजन कितने हैं, तो 2 गो। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 गो। मूल व्यंजन कितने हैं? 33 गो। उच्चादित, आगत और द्विगुण व्यंजन कितने हैं, तो 2 गो है। फिर आता है स्वजिह्वा का अष्टाकृति। स्वजिह्वा और अंत ओष्टाकृति। देखिए क्या लिखा है। अग्र स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे वाला भाग उठता है। अग्र स्वर जब हम लोग उच्चारण करते हैं, पूछेगा अग्र स्वर के उच्चारण में जीभ कहाँ उठता है, तो आगे का भाग उठता है। पूछेगा जीभ के आगे के भाग उठता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अग्र स्वर कहते हैं। जीवा या ओष्टाकृति क्या है, तो अग्र स्वर के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग उठना ही अग्र स्वर है। मध्य स्वर उच्चारण में जीभ के बीच वाला भाग उठता है, इसे केंद्रीय स्वर कहते हैं। जब आगे वाला भाग उठता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, जब बीच वाला भाग उठता है उसे केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर कहते हैं। जब पश्च स्वर के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है, जब पीछे का हिस्सा आता है तो पश्च स्वर कहते हैं। ईजी था। अब आ जाइए आवृतमुखी, आवृताकार स्वर। आवृतमुखी या आवृताकार स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार गोल ना होकर ऊपर नीचे फैल जाता है।
अवृतमुखी या अवृताकार स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार गोल ना होकर ऊपर नीचे फैल जाता है। अवृतमुखी या अवृताकार स्वर ऐसे स्वर है जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार गोल ना होकर ऊपर नीचे फैल जाता है। अर्धस्वत स्वर, देखिए फिर से एक बार, अवृतमुखी या अवृताकार स्वर के ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ, मतलब ओष्ठ जो हमारा होष्ठ है उसका गोल ना होकर ऊपर नीचे फैल जाता है। अवृतमुखी या गोल ना होकर क्या होता है, ऊपर नीचे फैल जाता है। ठीक है। फिर आता है अर्धस्वत स्वर, उच्चारण के समय मुख सवृत स्वरों के उच्चारण में थोड़ा खुल जाता है। अर्ध अस्वित वृत्त, उच्चारण के समय मुख असवृत स्वरों के उच्चारण में थोड़ा खुल जाता है। फिर आता है अर्ध अस्वित वृत्त, उच्चारण के समय मुख अवृत स्वरों के उच्चारण में थोड़ा कम खुलता है। और सवृत स्वर, उच्चारण के समय मुख सबसे कम खुलता है जबकि अवृत विरोह के उच्चारण के समय मुख सर्वाधिक खुलता है। फिर आता है वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण में ओष्ठ का आकार गोल हो जाता है। चलिए ये तो हो गया बुक का लैंग्वेज। हम लोग सिंपल बात में कहा जाए तो कैसे कैसे, जब हम लोग का जिभ आगे के भाग ऊपर उठता है, जब हम लोग जिभ हम बोलते हैं तो आगे के भाग उठ रहा है तो उसे अग्र स्वर कहेंगे। बीच का भाग उठ रहा है उसे मध्य स्वर या केंद्र स्वर कहेंगे, या मध्य स्वर या केंद्र स्वर। जब पीछे का भाग उठेगा तो उसे हम लोग सॉरी जब पीछे का भाग उठेगा तो उसे हम लोग पश्च स्वर कहेंगे। जब पीछे, अब आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चार लाइन हम लोग समझ में नहीं आया, कैसे समझे देखिए। जब मान लीजिए गोल ना हो, जब हम लोग का जो होठ है, ओष्ठ को होठ कहते हैं, जब हम लोग का ओष्ठ गोल ना होकर ऊपर नीचे फैलता है तो देखिए अवृतमुखी, आ लिख दिया तो ये वृत्त नहीं होगा, तो अवृतमुखी या अवृत्ताकार स्वर, ऊपर नीचे खुल रहा है, यहाँ गोल नहीं हो रहा, यहाँ ऊपर नीचे खुल रहा है, अवृतमुखी हुआ। फिर अर्ध आश्रित, इसमें क्या होता है, मुख का थोड़ा सा गोला होता है, एकदम थोड़ा सा मुख खुलता है, उससे अर्धस्वित कहेंगे। जब थोड़ा सा कम खुले, जो मुख वृत्त है वो अवृत्त के उस स्वरों के उच्चारण से थोड़ा कम खुलता है, उसे अर्ध आश्रित स्वर कहते हैं। फिर आता है स्वश्रित स्वर, स्वश्रित उच्चारण के समय मुख सबसे कम खुलता है जबकि विसृत स्वरों के उच्चारण के समय मुख सर्वाधिक खुलता है। ठीक है। ये क्या, अवृत्त से ये थोड़ा कम खुला, सश्रित, इसमें उच्चारण में ओष्ठ पूरा गोलाकार कब हो जाएगा, वृत्ताकार या वृत्तमुखी में। चलिए फिर से देखते हैं अब हम लोग आगे। ये हो गया, हम लोग क्या कर रहे थे, ये हम लोग कर रहे थे होठों के जिह्वा और ओष्ठावृत्ति से स्वरों को हम लोग इसमें बांटे। सबसे पहले अगर जीभ के हिसाब से, फिर होठ के हिसाब से इसको हमने बांटे। ठीक है। अब आ जाइए स्वर तथा उनके व्यंजन के हिसाब से। स्वर और व्यंजन जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। स्वर क्या है, हम लोग सीधा सा कहे तो स्वर क्या है, तो वे वर्ण, स्वर क्या है, वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के हो, माने बिना किसी सहायता से हो, जो अकेले आ जाए, माने बिना किसी माने जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता, वो सीधे हो जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। स्वरों का अगर हम वर्गीकरण देखें तो जीवा की ऊंचाई के आधार पर और मुख विवर के आधार पर, जीवा की ऊंचाई के आधार पर और मुख विवर के खुलने के आधार पर होता है। जीवा की ऊंचाई के आधार पर हो गया स्वरों का वर्गीकरण, एक होता है मुख विवर के खुलने के आधार पर। ठीक है। अब आ जाइए, पहला है सश्रित स्वर, माने सवृत्त स्वर, ई उ ओ। अर्धश्रुत ए और ओ, अर्ध सवृत्त स्वर ए और ओ। विवृत स्वर आ, विवृत स्वर आ, अर्ध विवृत आ ए ओ, आ ए ओ, ये हो गया अर्ध। फिर से एक बार, सश्रित स्वर कौन है, ई उ। अर्ध सश्रित ए ओ। विवृत क्या है, आ, विवृत क्या होता है, आ। अर्ध विवृत क्या, आ ए ओ। ये क्या हम लोग किए, ये हम लोग मुख के खुलने के आधार क्या लगे, जीवा के ऊंचाई और जीवा के ऊंचाई के आधार पर और मुख विवर खुलने के आधार पर हमने स्वरों को ये बांटा है। ठीक है। स्वरों को कितना भाग है, 4 भागों में बांटा, सुश्रित स्वर, अर्धश्रुत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर था। अब आइए जीवा की स्थिति के आधार पर, ये हम लोग होठों के आधार पर निकाला, जीवा और मुख के खुलने के आधार पर। अब हम लोग बांटेंगे जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीवा से जैसे निकलेगा, इसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर कैसे निकलता है, माने जीभ जब आगे की तरफ उठता है तो अग्रस्वर पढ़े थे, तो अग्रस्वर से आपका 4 वर्ण निकलता है। कौन कौन है, ई, आप लोग बोलिए अपने से भी, ई ए, ये आगे का भाग आया। अब आइए मध्य स्वर आ, ये मध्य स्वर में आ माने हल्का हो, आ, तो ये आ गया मध्य स्वर। अब पश्च स्वर देखिए, आ उ ओ अंगल, ये औरत वाला, आ ओ, आ माला आ, उ ओ
ओ, औ, औरत वाला। अब देखिए इसको थोड़ा सा और ध्यान से दिखेगा, हटा देंगे ना। आवृतमुखी, आवृतमुखी, अवृत स्वर, आवृतमुखी या अवृत स्वर कौन है? अवृतमुखी, जिसमें वृत ओ नहीं बनता है, और यह अवृताकार स्वर जैसे कि ओ, आ, ई, ए, इसमें आपका जो मुख है वो अवृत, ये वृत्तकार नहीं हुआ। जैसे ई, ए, ओ, इसमें वृत्त ओ का कार्य नहीं हुआ। ओष्ठ के आधार पे हम लोग होठ के आधार पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब वृत्त कब होगा, ऊ, ओ, इसे आप अपने साथ बोलिए तभी ज़्यादा याद होगा। ओ, आ, आगत स्वर ये हो गया। देखिए ऐसे याद रखना है। तो वृत्ताकार कौन होगा? ऊ, ओ, आ, आगत के आधार पर। और अवृत कब नहीं होगा? ऊ, आ, ई, ए। नर्सरी में आगे लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे। उच्चारण में लगने वाला समय, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है? तो ये क्या है? उच्चारण में लगने वाला समय माने कितना समय में कौन सा वर्ण को उच्चारण कर रहे हैं। ये हम लोग अभी क्या पढ़े? ये हम लोग होठों का, जीभ का, कि आकृति के हिसाब से कौन कौन सा वर्ण निकलता है उसको हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे जो स्वर माने कि कितना समय लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाला थोड़ा कम भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऐसे संधि इसी से बनता है, इसी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माने भविष्य में संधि बनेगा, पर अभी हम लोग कैसे कौन सा समय कितना में, जैसे इसे 2000 बांटते हैं, ठीक है। अभी यहाँ 2 को दिख रहा है। पहले है जो आपका, फिर से पढ़ते हैं। हम थोड़ा तेज बोलते हैं ना, तो आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ इसको स्पीड घटा लीजिएगा। मेरा ये नेचुरल स्पीड है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, पर सॉरी। चलिए आगे पढ़ते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है? पहले होता है हस्व या लघु स्वर। हस्य या लघु स्वर एक मात्रक स्वर, सिंपल सा बात। जिसमें केवल एक मात्रा होता है उसे हस्य या लघु स्वर कहते हैं। लघु स्वर क्या? जिसमें केवल एक मात्रा, माने ये सिंगल है, इसीलिए क्या हस्य या लघु स्वर है। जैसे आ, ई, उ, ये क्या हो गया? हस्य स्वर हो गया। आ, ई, उ, आ, ई, उ, और री, ऋषि वाला री भी मूल स्वर कहलाते हैं। कहा जाने कि मूल स्वर कौन है? तो मात्र 4 गो मूल स्वर है, इसी से पूरा का पूरा वर्णमाला बनता है। मतलब ये मूल स्वर है, इसी के आधार पे सब मिक्स हो गए। जैसे कि आ, ई, उ, री, इसे लघु स्वर या हस्व स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। फिर आता है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, इसे द्विमात्रक स्वर, ये दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या इसे द्विमात्रक स्वर भी कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, ओ, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। देखिए दीर्घ, पहले हम लोग क्या पढ़े? पहले हमने पढ़ा लघु स्वर जिसमें आ, ई, उ और ऋषि वाला री। फिर आता है दीर्घ स्वर जिसे हम लोग द्विमात्रक स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ। ऐसे आ, ई, उ ये सब मिल के और ये सब ज्वाइंट होके भी ये दीर्घ स्वर या इसे गुरु स्वर कहते हैं। ए, ओ, री, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अब आइए विप्लव स्वर क्या है? विप्लुत स्वर, सॉरी स्पेलिंग गलती बोले, प्लालुत स्वर, इन्हें बहुमासिक स्वर कहते हैं। इन्हें बहुमासिक स्वर कहते हैं, इन्हें बहुमासिक स्वर कहते हैं, इन्हें त्रिमात्रक स्वर भी कहते हैं। इन्हें बहुमात्रिक स्वर या इन्हें त्रिमात्रक स्वर भी कहते हैं। इन्हें हिंदी नाटकों में प्रयुक्त किया जाता है। इन्हें एस अथवा ओम होता है ना, ओम चिन्हों, इसमें एस और 3 लिखे, सॉरी मैं इसका नाम नहीं जानता। इसे एस या ऐसे याद रखिए ना, उल्टा एस या 3 के चिन्हों में व्यक्त करते हैं ऐसे, ठीक है। विलुप्त स्वर क्या? इन्हें बहुमात्रक, कुछ विलुप्त स्वर किन्हें कहते हैं? जो बहुमात्रक होते हैं, त्रिमात्रक स्वर होते हैं और इन्हें हिंदी नाटकों में प्रयुक्त करते हैं। इन्हें एस या इन्हें 3 के रूप में लिखा जाता है। फिर आता है नोट, जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, चलिए पढ़ते हैं। हस स्वर के लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। हस स्वरों को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। पूछेगा कि लघु स्वर किसे कहते हैं, तो हस स्वर को। मूल स्वर किसे कहते हैं? हस स्वर को। और दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनकी रचना 2 स्वरों के जोड़कर होती है। जैसे आ और आ से मिलकर आ बना, ई और ई मिलकर ई बना। मात्रा के आधार पर स्वरों को प्रथम विभाजन पाणिनि ने अष्टाध्याय में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग कहते हैं ना मात्रा का आधार में स्वरों का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया, तो वो पाणिनि ने किया था, अष्टाध्याय में किया था। ये संस्कृत का पहला व्याकरण बुक भी अष्टाध्याय। मात्रा के आधार पर स्वरों का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया, तो पाणिनि ने किया, अष्टाध्याय में किया था। फिर आता है हम लोग अब उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से मानव द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने वाले विभिन्न अंगों जैसे कंठ,
तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दो ध्वनि अंग जैसे कंठ और ओष्ठ, कंठ और तालु में विभिन्न स्वरों का उच्चारण होता है जो इस प्रकार है। मानव द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने वाले विभिन्न अंगों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दो ध्वनि अंगों जैसे कंठ और ओष्ठ, कंठ और तालु से विभिन्न स्वरों का उच्चारण होता है जो इस प्रकार है। देखिए फिर से मैं पढ़ते, क्या तो कन्फ्यूजन हो गया है। क्या कह रहा है कि मानव द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए विभिन्न अंग, जैसे हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो उसके लिए विभिन्न अंगों का जरूरत पड़ता है। जैसे हमारा कंठ हो गया, हमारा तालु हो गया, हमारा मूर्धन्य हो गया, हमारा ओष्ठ हो गया और दो ध्वनि अंगों। और कभी ये सोचे कि सिंगल वर्ड से भी निकलता है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, ओष्ठ से भी निकलता है। और बहुत सारे ऐसे ध्वनियाँ हैं जो दो ध्वनि है, माने ऐसे दो ध्वनि अंग, जैसे कंठ और ओष्ठ मिला के कोई ध्वनि निकलेगा, कंठ और तालु मिला के निकलेगा और विभिन्न स्वरों का उच्चारण जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं फोटो से। जो हमारा कंठ यहाँ पर है, देखिए आपका गला के यहाँ पे कंठ है ना, ये कंठ है। इससे क्या निकलता है, आप लोग ना कंठ पे हाथ रखिएगा। कंठ स्वर कैसे निकलेगा, आ। कंठ स्वर यहाँ से निकल रही है आवाज, देखिए यहाँ से आ। हाँ, एक हाथ को गला में रखिएगा, आ। ये कंठ से निकला। अब ओष्ठ से कंठोष्ठ कैसे निकले, कंठोष्ठ ओ, ये औरत वाला ओ है, ओ। ये कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलके बन रहा है, ओ। ये कंठ और ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ, कंठ और ओ ये दोनों से मिलके बना। ऐसे प्रैक्टिकल याद होगा, वरना फ्री से रट्टा वाला नहीं हो पाता। चलिए फिर कोई बात नहीं, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फिर आता है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ से जो निकलता है, जैसे ऊ, ऊपर वाला ऊ है, ऊ। फिर आता है कंठ और तालु से, कंठ और तालु जो हमारा तालु है, दिखेगा ए अनेक वाला ए है, कंठ और तालु से ए। ये कंठ और तालु से निकल रहा। पूछेगा ए कहाँ से निकलता, उस समय क्या होगा, आपको ए का उच्चारण करना होगा, ए। ये कंठ और तालु से, फिर से एक बार ए। ये कंठ और तालु, ये कंठ और ये तालु दोनों, देखिए दोनों से मिलकर बन रहा है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है तालव्य स्वर। ये देखिए यहाँ से तालव्य स्वर निकल, जैसे ई। अब देखिए मूर्धन्य स्वर कहाँ से निकलेगा, ऋषि वाला री है, ये री। यहाँ देखिए आप हाथ रखिएगा, री। चलिए बहुत स्लो हो गए यहाँ पे, तेज बढ़ते हैं। फिर आता है आयोगवाह वन। जो योग ना होने पर भी साथ रहे उन्हें अयोगवाह, जो मैंने योग मैंने जिनको जोड़ा ना जा सके फिर भी वो साथ में रहे, मैंने दो लोग पसंद नहीं करते फिर भी योग ना होने पर भी साथ रहे, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे कि आ और अ। हिंदी वर्णमाला में इसे अनुस्वार कहते हैं। इसे अ के क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहा जाता है। जैसे ये चिन्ह आता है ना, इसे अनुस्वार अ। हिंदी वर्णमाला में इसे विसर्ग कहते हैं। जैसे ये विसर्ग में जो आता है ये है, ये अनुस्वार में आता है, ये आता है विसर्ग में, ये आता है अनुस्वार में। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। ओहो, पूछेगा क्वेश्चन ऐसे आएगा, घुमाने वाला पूछेगा अनुस्वार और विसर्ग क्या है, तो ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, अपितु ये स्वरों के सहारे चलते हैं और इसका उपयोग स्वरों और व्यंजनों में होता है। देखो क्या करें फिर से, अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, अपितु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। चलते कैसे हैं, तो स्वरों के सहारे चलते हैं। इसका उपयोग दोनों स्वरों और व्यंजनों में होता है क्या, अगर ये स्वर और व्यंजन नहीं है तो क्या है, ये आयोगवाह वर्ण है। ये स्वर और व्यंजन से अलग है। जैसे हम लोग स्वर पढ़े थे ना, 11 गो व्यंजन पढ़े थे, उसी तरह आयोगवाह 2 गो होता है, एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। आइए अब हम लोग स्वरों के अन्य महत्वपूर्ण वर्गीकरण एक बार पढ़ते हैं। अनुनासिक स्वर्ण, ये वर्गीकरण है, ठीक है। क्या है, अनुनासिक स्वर्ण, ये चंद्र बिंदु आता है ना, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। चंद्र बिंदु जैसे ऐसे तो हम चलिए वो पढ़ते हैं। अनुनासिक स्वर जैसे चिन्ह, जैसे चंद्र बिंदु के, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ, चंद्र बिंदु सब में जोड़ दिया है। ये भी एक तरह का बंटवारा है। ये सब क्या है ना, वियोग वाह को जोड़ने का तरीका कैसे जोड़ा जा रहा है, आ, ई। ये है निरुनासिक स्वर, ये है निरुनासिक स्वर, निरुनासिक स्वर, आ, ई, ओ, ऊपर वाला ओ, ए, अनक वाला ओ और औरत वाला ओ। उच्चारण में ना थोड़ा सा गलती हो रहा है, पर चलिए कोई बात नहीं। फिर आता है स्वर घोष। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्वर घोष और व्यंजन घोष में बहुत कंफ्यूजन होता है। स्वर घोष और स्वघोष, प्राय सभी स्वघोष है। देखिए क्या बोलेगा, जो हम लोग स्वघोष वन और घोष वन और सघोष वन, प्राय सभी स्वर घोष होते हैं। सब पूछेगा सभी स्वर कैसे होते हैं, तो घोष होते हैं। पूछेगा सभी स्वर क्या होते हैं, तो घोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं,
घोष होते हैं। शायद यहाँ डिटेल इसका दिया था क्या? हाँ सॉरी, हम डिटेल नहीं पढ़े। चल फिर से एक बार करते हैं। अनुनासिक स्वर जिसमें चंद्र बिंदु आता है, जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास मुख और नाक दोनों से बाहर निकले उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर के रूप को चंद्र बिंदु द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। ओहो, जिन स्वरों के उच्चारण में, क्या लिखा है, जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास मुख और नाक, श्वास मुख तथा नाक दोनों के बाहर निकले उन्हें अनुनासिक कहते हैं। मैंने जो हमारा जो श्वास उच्चारण, जो श्वास लेते हैं वो मुख और नाक दोनों से बाहर निकले उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इन्हें चंद्र बिंदु द्वारा व्यक्त कर, जैसे आ ई से दोनों से निकल रहा तो ये अनुनासिक हो गया। निशा नी निशा निरु निर नु नासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर आ यू। जब किसी स्वर के उच्चारण करने में श्वास केवल मुख से बाहर निकले, एक मिनट, जब श्वास केवल मुख से बाहर निकले, कब केवल मुख से बाहर निकलेगा उसे निर्नुनासिक या अनुनासिक स्वर कहेंगे। जब केवल जो स्वर, जो हमारा श्वास निकलता है वो अगर केवल बाहर मुख से निकल रहा, पूछेगा अगर श्वास केवल मुख से बाहर निकल रहा तो स्वरों को क्या कहेंगे? तो निर्नुनासिक स्वर या अनुनासिक स्वर। और जब मुख और नाक दोनों से निकले, जब मुख और नाक दोनों से निकलेगा उसे अनुनासिक, और नहीं निकलेगा तो निरुनासिक स्वर कहेंगे। अब आ जाइए सघोष, घोष स्वर और सघोष स्वर। प्राय सभी स्वर घोष होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद स्वर कंपन का उपयोग होता है उन्हें घोष कहते हैं। एक मिनट, स्वर के कंपन में, अगर स्वर के अगर कंपन हो रहा है, अगर स्वर में अगर कंपन हो रहा है, अगर स्वर में कंपन उपयोग हो रहा है तो उन्हें घोष स्वर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? घोष स्वर कहेंगे। फिर आता है अल्प प्राण। सभी प्राय सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ओहो, देखिए हमने एक बार इसमें कंफ्यूज फेस को पढ़ते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा कि सभी स्वर घोष होते हैं। सभी स्वर क्या है? घोष। पूछेगा कि सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। सभी स्वर घोष होते हैं। और जो सभी स्वर है वो अल्प प्राण भी। हमने दो चीज क्या पढ़े? पहले हमने पढ़ा कि सभी स्वर घोष होते हैं और सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। घोष और अल्प प्राण। चलो एक बार फिर से एक बार पढ़ते हैं। घोष क्या थे? जिन वर्णों के उच्चारण में नाद, माने स्वर अगर कंपन का उपयोग करता है, किसका उपयोग कर रहा है? कंपन का उपयोग कर रहा है। कंपन, गला में रख के एक बार बोलिए ना, अगर स्वर बोलिए आ ई कर रहे तो स्वर में कंपन, हाथ गला में रखेगा तो कंपन हो रहा है, तो ये हो गया घोष वर्ण। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़े? अल्प प्राण। जो सभी स्वर्ण अल्प प्राण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख से कम वायु निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। मैंने मुख से अगर कम वायु, जैसे देखे ख बोल रहे, ख सॉरी क ख ग बोल रहे तो ज्यादा हवा निकल रहा है, वही आ बोलिए, ई बोलिए, कितना प्यारा लगता है, आ ई ऊ, इसमें कम वायु निकल रहा है। यार क्या बोल रहे हैं, सॉरी। चलिए बाद में बात करते हैं। व्यंजन और उनके वर्गीकरण। व्यंजन तथा उनके वर्गीकरण। व्यंजन तथा उनके वर्गीकरण। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले उचित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वरों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। देखिए फिर से एक बार पढ़ते क्या बोल रहा है ये। अब हम लोग स्वर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग जितना स्वर का वर्गीकरण था सबको एक बार देख लिए। अब आइए हम लोग एक बार व्यंजन देखते हैं। व्यंजन और उसका वर्गीकरण था। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होता है? तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, माने स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले उचित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। माने अगर जब स्वरों की सहायता लेते हैं बोले जाने वाले या उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वरों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। माने भैया अकेले चल दे तो स्वर, और जब स्वरों की सहायता ले ले तो उसे व्यंजन कहेंगे। जब स्वर अकेले चलेगा तो वो, जब वर्ण अकेले चल रहा है तो वो स्वर है, जब वर्ण स्वर की सहायता लेने लगा तो वो व्यंजन हो गया। वाह भैया, अकेले नहीं चल सकता है, हाथ चाहिए। व्यंजन वर्ण। अब आइए व्यंजन वर्ण कुछ तथ्य को पढ़ते हैं। ठीक है, दो व्यंजनों से मिलकर व्यंजन को भी संयुक्त वर्ण, माने स्वर के साथ मिला वर्ण तो हो गया व्यंजन वर्ण। अब जब दो व्यंजन मिल गया तो उसके बने व्यंजन को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिभ ऊपर उठकर मूर्धा के स्पर्श करता है और तुरंत नीचे आ जाता है उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उन्हें उच्चाटित व्यंजन भी कहते हैं। वाह, बड़ा समझ बात है। क्या बोल रहा है देखिएगा। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? जब दो व्यंजन मिल रहा है तो उसे संयुक्त व्यंजन कह रहे हैं। फिर अगला हम लोग पॉइंट पढ़े, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिभ ऊपर उठा
और ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करता, ऊपर उठा और मूर्धा को स्पर्श किया, मैंने ऊपर का जो है ऊपरला एरिया, जीभ उठा और ऊपर मूर्धा को स्पर्श किया और तुरंत नीचे आ गया। कैसे क्या? ऊपर तो मैंने टच किया भागा, टच किया भागा, टच किया भागा और तुरंत ऊपर मूर्धा को स्पर्श करके नीचे आ गया, उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। नीचे आ गया और उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं और इन्हें उच्चाटित व्यंजन भी कहते हैं। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है, मैं बस बुक को पढ़ रहा हूँ, इसे मैं कुछ अगर गलत बोल तो प्लीज इनकरेक्ट अपना भाई की तरह से, ठीक है। आइए फिर से, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठा, ऊपर जैसे उठा और व्यंजन को टच कर भागा तुरंत नीचे, ऊपर व्यंजन को स्पर्श किया और तुरंत नीचे आ गया, उन्हें क्या कहा? द्विगुण, माने ऊपर भी टच करता है नीचे आ जाता है। जीभ ऊपर उठा, ऊपर टच के नीचे आ गया, माने ये द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और इन्हें उच्चाटित व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन को क्या कहते हैं? उच्चाटित व्यंजन भी कहा जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख के किसी विशेष स्थान से होता है उन्हें स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कह रहा है? फिर से देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख के किसी विशेष स्थान से होता है, भैया कौन से ने बता भी देता, जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख के किसी विशेष स्थान से होता है उन्हें स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या ओहो क से म तक 25 है। ओह मैंने कहने का मतलब है ना, कंठ ओष्ठ, जब दो दो व्यंजन तीन तीन व्यंजन मिलके मिल रहा है ना, और मुख मैंने उच्चारण मुख के किसी विशेष स्थान से हो रहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे बोला, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। स्पर्शी या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या क से म तक 25 है। पूछेगा स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से म तक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से म तक होते हैं। इन्हें क्रमशः कौन कौन है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से उच्चारित करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? स्पर्शी व्यंजन क से म तक 25 गो है। कंठ, तालु, मूर्धन, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के बीच हो उन्हें अंतरंत अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। फिर से एक बार, जिन वर्णों का उच्चारण, क्या कह रहा है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच हो, मैंने जहाँ स्वर और व्यंजनों के बीच हो उन्हें अंतःस्थल, मैंने स्वर भी और व्यंजनों के बीच हो उन्हें अंतःस्थल व्यंजन कर, जिनकी संख्या 4। इतना नहीं पूछता है, पूछता है कि अंतःस्थल व्यंजन कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 4 होती है। पूछता है अंतःस्थल व्यंजन कितने होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी विशेष स्थान पर घर्षण से प्राप्त उष्मा द्वारा उत्पन्न हो उन्हें उष्मा व्यंजन कहते हैं। इसकी भी संख्या 4। फिर से एक बार पढ़ते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख वायु के किसी विशेष स्थान से घर्षण, माने जब वायु हमारा मुख से निकल रहा है ना, तो वो मुख के किसी विशेष स्थान से घर्षण पा रहा है जिससे उष्मा उत्पन्न हो रही है और उन्हें उष्मा व्यंजन कर। घर्षण जब भी कोई चीज पड़ेगा तो उष्मा निकलता है, जो उष्मा निकला उन्हें उष्मा व्यंजन कहते हैं, जिसकी संख्या 4 होती है। अंतःस्थल व्यंजन कितना है, तो इनकी भी संख्या 4 होती है। और उष्मा व्यंजन कितनी है, ये भी 4 है। सीधा सीधी पूछता है ना भैया कि अंतःस्थल व्यंजन कितना हुआ, तो 4 हुआ। उष्मा व्यंजन कितना है और 4, इसका डिफिनेशन पूछता है। अभी हम इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, तो हम लोग बस जान गए कि अंतःस्थल व्यंजन कितना है, 4। उष्मा व्यंजन कितना है, 4। स्पर्शी व्यंजन कितना है, 25। स्पर्शी व्यंजन कहाँ से निकलता है? कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ उच्चारित होता है। अब जब जीभ ऊपर उठ के मूर्धन को टकराया फिर तुरंत नीचे आ गया, उसे द्विगुण व्यंजन या उच्छादित व्यंजन कहते हैं। और जब दो व्यंजन मिलकर कोई एक नया व्यंजन बनाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलो भैया, ये कुछ पढ़े थे हम लोग, तथ्य पढ़े थे। अब आइए हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? व्यंजनों को कट कट काटेंगे हम लोग। अब उसका डिफिनेशन को बहुत ज़्यादा वर्गीकरण करेंगे। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? हम लोग ऊपर पढ़े थे ना, 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 4 है संयुक्त व्यंजन। आइए पढ़ते हैं। छत्रीय वाला छ, ये कैसे पूछता है? ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से यहाँ देखिए, तो मार्क्स को ना और अच्छे कर, क्योंकि जो व्यंजन दे देगा और पूछेगा कि कौन सा व्यंजन से कौन सा बना। आई चल बस यही संयुक्त व्यंजन देखते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये छत्रीय वाला छ से याद रखिए, ठीक है। छत्रीय वाला छ ये कैसे बनता है? क, और ये बना ये वाला री, सॉरी तो कन्फ्यूजन है, पर चलिए आप ना देखते हैं ध्यान से, इसको और हम बड़ा करते कि आप इसको अच्छे से देख सकिए। देखिए संयुक्त व्यंजन कितना पढ़े? 4 पढ़े। ये हो गया क्षत्रिय वाला छ, ये क और ये श। क्षत्रिय वाला छ जो है, मैंने क्षत्रिय वाला छ, ये क और ये स। एक बार फिर से देखिए, छ जो है इसे कौन कॉपी में लिख के आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, वरना याद नहीं रहता, एक बार भूल जाएंगे हम लोग। ये श्र कैसे बनता है? तो क और श्र से। श्र कैसे बना? क
और ये सौ वाला सौ से ये क्षत्रिय वाला श बना। फिर आता है त्र, ये तांत्रिक, ये तंत्र त्र, ये त और र, ये इजी है त्र त, हम लोग ये त्र बोल रहे हैं ना, त और र अपने आ रहा, त्र त और र दोनों आ रहा, त्र त और र दोनों आ रहा है। फिर ये ज्ञानी वाला ज्ञ है, ज और ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ है, ज और ज्ञ, ज्ञानी वाला ज और ज, ये वाला कहाँ, हाँ श्रीमान में ये वाला यूज करते हैं, श्री, ये श्री है, ये स शराब वाला श और र, शौर श्र, श्र, फिर से एक बार देखिए श्र, क्षत्रिय वाला श्र जो है, ये क, ये वाला तालबी, तालबी से बोलते हैं इसको, बताइएगा कि कमेंट में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भूल गए हम। श्र श्र क और श्र, त्र जो है त और र, त्र जो है त और र, और ज्ञ जो है ज्ञानी वाला ज्ञ, ये देखिए ये है क्षत्रिय वाला छ, क्षत्रिय वाला जो छ है ये क और ये स से बना, ठीक है। और ये त्र जो है ये त और र से बना, त्र कैसे बना, त और र से बना, और ये ज्ञ कैसे बना, ज और ज्ञ से बना। और ऋषि वाला ये, सॉरी श्रीमान वाला ये श्री है, ये श और र। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्छादित या आगत या द्विगुण व्यंजन, क्या कह रहा है ये, फिर से एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है। कहता है उच्छादित, माने हम लोग तो पढ़े थे दो उच्छादित वाला, जो ऊपर मूर्धन को टकरा के भाग से नीचे आ गया, माने जीव है ऊपर टकराया दूसरे नीचे आ गया, ऊपर गया टकरा नीचे, उसे कहते हैं उच्छादित आगत द्विगुण। इसकी संख्या दो, संयुक्त व्यंजन कितना पढ़े, चार पढ़े हम लोग संयुक्त व्यंजन। अब भाई हम लोग उच्छादित वाला दो व्यंजन पढ़ते हैं, कौन दो व्यंजन है भैया, जो दो गुट ऊपर टन 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 ऊपर नीचे कर रहा टन टन, ये है पहले ड और ये ड, माने ये ड, इसके उच्चारण में जीवा रोग उलट कर ऊपर उलट कर नीचे के हिस्से से कठोर तालू से टकराने से छूती, मैंने क्या करा है, इसके उच्चारण में जीवा नोक उलट कर नीचे के हिस्से से कठोर तालू को झटके से छूती है। ओहो, ड्रॉ, ड्रॉ, एक बार आप बोल के देखिए तो, ड्रॉ हम भी बोलते हैं, ड्रॉ ड्रॉ, हाँ ऊपर टच कर और नीचे आ रहा, ड्रॉ ड्रॉ, हाँ सही बोल रहे हैं ड्रॉ। इसके उच्चारण में जीवा नोक उलट कर नीचे हिस्से को कठोर से तालू को टकरा रहा है, छटके छू यहाँ छू रहा है। फिर आता ढक्कन वाला ढ, ये ढक्कन वाला ढ नहीं है, ये आ गया ना ड्रॉ, ये अलग ढक, ये ड्रॉ है, ये इसे महाप्राण ध्वनि भी कहते हैं। ड्रॉ को क्या कहते हैं, ड्रॉ ही बोलते हैं शायद इसको, आप पढ़ लीजिए क्या बोलते हैं इसको, देखिए हम क्या कर रहे हैं। ड्रॉ ये महाप्राण ध्वनि है, इसे घोष महाप्राण मूर्धन उच्चारित करते। बाप रे बहुत बड़ा नाम है इसका। तो ड्रॉ याद रखिए ना, ड्रॉ के नीचे चंद बिंदु है इसमें, ठीक है, ऐसे याद रखिए, इसके नाम है कुछ पता नहीं। ड्रॉ या महाप्राण ध्वनि है, इसे घोष महाप्राण मूर्धन पूछेगा, घोष महाप्राण मूर्धन उच्छादित कौन है, बड़ा लंबा परिचय भैया तुम्हारा, घोष महाप्राण मूर्धन उच्छादित ड्रॉ, और ड्रॉ ये ड्रॉ है द्विगुण आगत। चलिए अब आइए मोन, ये तो ऐसा क्षक्शन है जो लोग छोड़ देता है, वो वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े हम लोग, पहले हम लोगों ने पढ़ा व्यंजन का 4 को वर्गीकरण पढ़ा, मैंने संयुक्त व्यंजन पढ़ा, जिसमें क्षत्रिय वाला छ क और श, क्षत्रिय वाला छ क श्र, त्र में त र, ज्ञ में ज्ञ और जो, ये ज श। यकीन मानिए संयुक्त व्यंजन से ये क्वेश्चन पक्का आएगा, हमको लग रहा है अंदर से आ रहा है डीप, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट, ना पढ़ ही नहीं पाता, मैंने भूल जाता है, मैंने कन्फ्यूजन होता है कि कौन किससे क्या मेल से बना, ये वाला और ये वाला में। त्र तो सबको याद रहता है, त और र से बना, ये वाला क्षत्रिय वाला छ और ये वाला श्री, ज्ञानी वाला जो, ये और उचित व्यंजन दो पढ़े, ड और ढ, और ये ड को तो भैया बहुत लंबा परिचय है, घोष महाप्राण मूर्धन उच्छादित वर्ण। अब आइए मूल व्यंजन पढ़ते हैं, अब व्यंजन जो हम लोग 33 को पढ़ते हैं ना, हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि मूल व्यंजन 33 होता है। इसको 33 को बांटा कैसे गया है, पहले स्पर्शी व्यंजन बांटा है, ठीक है, जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प, इसके डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम लोग पहले पढ़ रहे हैं मूल व्यंजन। मूल व्यंजन 33 होते हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन 25 होता है। स्पर्श व्यंजन कितना हम लोग पढ़े ना, च क वर्ग, कंठ, तालु, चाल, सॉरी, मूल व्यंजन कितना है 25 है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये हो गया मूल व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जो मूल व्यंजन पूछेगा, सिंपल सी बात है, पूछेगा मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। स्पर्श, अब 33 को वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग, स्पर्श व्यंजन 25 है, ये वर्ग है। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़े थे ना, अंतःस्थली व्यंजन, यर लव, यर लव, यर लव, ये अंतःस्थली व्यंजन। और उष्मा व्यंजन, जब हम लोग उष्मा व्यंजन क्या, जब तक जैसे श, ये ला ना, इसको काट दिया, गलत है, ये ला श, स, श, ह, ये है उष्मा व्यंजन। पूछेगा, मालूम है दोस्तों, ऑप्शन ऐसे देता है, पूछेगा कि अंतःस्थली व्यंजन, पूछेगा कि इसमें कौन सा अंतःस्थली व्यंजन नहीं है, ये नहीं पूछेगा कौन है, पूछेगा अंतःस्थली व्यंजन नहीं है, उसमें यर लवा में एक हटा देगा, ऐसे पूछता है, हम लोग परेशान करता है खाली। अंतःस्थली व्यंजन यर लवा, अंतःस्थली व्यंजन 4 होते हैं, यर लवा। और उसमें व्यंजन ऐसे नहीं करेगा, 4 को में 3 को दे देगा, वो बोलेगा कौन सा नहीं है, इसमें रॉ ढुका देता है, बहुत बार हम देखे हैं इसका MCQ में। उसमें व्यंजन श, श, स, ह, श, श, स, ह, ये उष्मा व्यंजन हो गया। स्पर्श व्यंजन 50, अब स्पर्श व्यंजन आगे दिया होगा मेरे ख्याल से,
सॉरी आइए। ओहो, बहुत बड़ा अच्छा दिया है। उच्चारण के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण, हाँ बहुत बड़ा अच्छा, ये अच्छा है। जैसे हम लोग उच्चारण कर रहे हैं ना, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया है, ऐसे याद करने में ना फोटो देखे और अच्छा से याद हो जाएगा। चलिए पहले आइए, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, कंठ, तालु, मूर्धन, दंत और ओष्ठ स्पर्श से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से स्पर्श करने, मतलब टच स्पर्श से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के कौन नाम है? वर्गीय व्यंजन। हाँ, क्योंकि इसको 25 पार्ट में तोड़े हैं ना, इसी के लिए स्पर्श व्यंजन। आइए इसको अब तोड़ते हैं 25 पार्ट में। सबसे पहले भैया हाजिरी लगाओ, कंठ व्यंजन। सबसे पहले आएगा कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन कितना होता है? 5 गो, जो कंठ से निकले। यहाँ देखिए कंठ दिखा रहे हैं ना, यहाँ से निकले। चलिए अब कंठ में हाथ रखिए और बोलिए क वर्ग का। क, ख, ग, घ, अड़ा। फिर से एक बार, नर्सरी में आ गए हम लोग। क, ख, ग, घ, अड़ा। क, ख, घ, ग, अड़ा। गलती ना बोल रहा हूँ, बड़ा बेइज्जती हो जाएगा। चलिए मजाक, चल पढ़ते हैं। फिर देखिए पहले हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहले पढ़ा स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जो ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, उच्चारण के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कंठ व्यंजन पढ़ा, जो क होते हैं, क, ख, ग, घ, अड़। फिर आता है तालु व्यंजन। अब देखिए तालु से हम लोग बोलेंगे, ठीक है। चलिए तालु व्यंजन, तालव व्यंजन, ये 5 है। ठीक है, क्या है? च वर्ग। क्या है? च। अब मेरे साथ बोलिएगा च वर्ग का। च, छ, ज, ज्ञ, ज्ञ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट बताइएगा, बहुत गलत बोल रहे होंगे हम। छ वर्ग का। च, छ, ज, ज्ञ, ज्ञ। च वर्ग क्या क्या होता है? च, छ, ज, ज्ञ, ज्ञ। फिर आता है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन क्या है? मजाक नहीं। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे मूर्धन व्यंजन का। मूर्धन व्यंजन 5 तरह का होता है। पहला है ट वर्ग। मूर्धन व्यंजन में कितना तरह का पढ़ना है? ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ढ, ढ, न तथा ड्र और ड्र। और मूर्धन वर्ण में ये आ जाता है, विलुप्त वर्ण भी आ जाता है मूर्धन वर्ण में ही। ठीक है, ट वर्ग में आता है। ट वर्ग में कौन कौन आता है? देखिए ट वर्ग में ट, ठ, ये मूर्धन, ये गला के अंदर, मैंने यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए फोटो दिखा रहा है। ट, ठ, ड, ढ, न तथा ढ भी कहते हैं। फिर आता है दंत व्यंजन। एक बार फिर से रिवीजन करें, चिंता मत कीजिए, फिर से रिवीजन करेंगे। फिर आता है दंत व्यंजन। दंत व्यंजन मैंने ये दांत से, मैंने ये त वर्ष में, जैसे आप लोग बोलेगा त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, त वर्ग। फिर से त, आप लोग मेरे से उच्चारण कीजिएगा, ठीक है ना, याद नहीं होगा। इस उच्चारण के बिना कोई उम्मीद मत रखिए याद होने वाला ये ना। त वर्ग, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। फिर आता है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन 5 गो होता है, जो प वर्ग, जैसे प ओठ से निकलता है ये, ठीक है, ठीक लगा था। ओष्ठ प वर्ग, ठीक है। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। ये क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। ओष्ठ व्यंजन कितना है? 5 है, प वर्ग में। प, फ, ब, भ, म। फिर आता है, अब आ गया, देखिए ये 5 मिनट फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। उच्चारण के आधार पर 5 को पढ़े, जैसे स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन का है। कंठ के आधार पर जो कंठ से निकलता है, कंठ का व्यंजन 5 है, जैसे कंठ में रखेगा क, ख, ग, घ, अड़। फिर हम लोग पढ़ा तालु व्यंजन, जो तालव से निकलता है, च वर्ग। तालव पूछेगा, तालव व्यंजन कौन सा वर्ग आता है? क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना, क्वेश्चन पूछता है कि कंठ व्यंजन कहाँ से निकलता है। मैंने कंठ व्यंजन कैसे याद रखता है? याद रखिए, क से कंठ है तो क से क है तो क वर्ग, कंठ से क है तो क वर्ग, क, ख, ग, घ। फिर आता है तालु व्यंजन। तालब से त याद नहीं रखना, इसे तालब से त, तो ऐसे याद करने के च वर्ग आता है। तालब में कैसा, और हर किसी में 5-5 आएगा, 5 व्यंजन है, 5-5 वर्ग है। तालब व्यंजन च वर्ग है, च, छ, ज, झ, ज्ञ, ज्ञ और र। नौ का, सॉरी नौ कहते हैं, च, छ, झ, च, छ, ज, ज्ञ, नौ। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य 5 होता है, ट वर्ग में ट, ठ, ढ, ढ, न तथा ड्र भी कहते हैं। फिर आता है दंत व्यंजन, जो त वर्ग में आता है, त, थ, द, ध, न। दंत व्यंजन दांत से निकलता है, दंत से याद रखिए ना, दंत से त वर्ग, त, थ, द, ध, ध, न। फिर आता है ओष्ठ, मतलब ओठ से निकलता है, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। फिर आता है आपका, अब आ जाए दंतोष्ठ, मैंने दांत और ओष्ठ दोनों से निकल रहा है, दांत और ओष्ठ दोनों से एक है, व जो है दंतोष्ठ व्यंजन है, जो ये आपका ना अंतःस्थल व्यंजन याद रखिए। यार अलावा पढ़े थे, यार अलावा, उसमें ये भी आया था। फिर ये और व का एक और वर्गीकरण, ये दंतोष्ठ व्यंजन भी है। अब आइए, ये क्या भैया, ये
वास्तव व्यंजन, वास्तव व्यंजन क्या होता है? जीवा के अग्रभाग और नाक के द्वारा दांतों और मसूड़ों के पास उभरे खुरदरे भाग से उच्चारित होने वाले व्यंजन 5 होते हैं। इसे क्या कहते हैं? वास्तव व्यंजन भी कहते हैं, वास्तव व्यंजन भी कहते हैं। वास्तव व्यंजन जीवा के अग्रभाग या नोक के द्वारा दांतों या मसूड़ों के पास उभरे खुरदरे भाग से उच्चारित होने वाले व्यंजन 5 है। वास्तव व्यंजन क्या है? जीवा के अग्रभाग या नोक के द्वारा दांतों या और मसूड़ों के पास उभरे खुरदरे भाग से उच्चारित होने वाले व्यंजन के 5 होते हैं। जैसे ज, न, र, ल, स, ज, न, र, ल, स, ज, न, र, ल, स, ज, न, र, ल, स। फिर आता है, ये हम लोग पढ़े। अब आ जाइए मेन ना, ये पूछता है कि कौन सा व्यंजन कहाँ कहाँ से निकलता है, ये है। अब आ जाइए प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? क्या होता है? प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखते क्या है? ड्रॉ ध्वनियों के उच्चारण के अंदर से आने वाली वायु जो विभिन्न प्रकार के प्रयासों से परिवर्तित होकर बाहर आती है, उन्हें प्रयत्न कहते हैं। फिर से क्या बोल रहे हैं? ड्रॉ ध्वनियों के उच्चारण के अंदर से, ड्रॉ ध्वनियों के उच्चारण के अंदर से आने वाली वायु जो विभिन्न प्रकार के प्रयासों से परिवर्तित होकर बाहर आती है, उन्हें प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस आधार पर है। मैंने कह रहा है ना, जैसे मान लीजिए स्पर्श व्यंजन चौ 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 पढ़े थे, जो तालु से निकलता है, ठीक है। इसके जो उच्चारण में जो इसमें क्या होता है ना, जब क्या बोल रहे, देखिए, अंदर से आने वाली वायु जो विभिन्न प्रकार के प्रयासों से परिवर्तित होकर बाहर निकले, उसे प्रयत्न कहते हैं। इसका क्वेश्चन बहुत कम देखिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, ठीक है। इसे उन्हें प्रयत्न कहते हैं। हमें डालना है भी तो मात्र 21 क्वेश्चन सही करना है, तो टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है। आइए, स्पर्श व्यंजन, जो इसका व्यंजन में 4 में से कौन है? तो च, छ, ज, झ। निश्वास वयांत्र जब क्षण भर के लिए अवरुद्ध होकर घर्षण से निकले। निश्वास वज्ञंत्र क्या है? जब क्षण भर के लिए अवरुद्ध होकर घर्षण के साथ निकले। फिर आता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन उच्चारण अवयव के परस्पर समीप होने से श्वास का घोषित होकर निकलना। उच्चारण अवयव के परस्पर समीप होने से श्वास का घोषित होकर निकलना है। जैसे हिंदी वर्णमाला में श, श, स, ह, श, श, स, ह। हिंदी वर्णमाला में जैसे श, श, स, ह, श, श, स, ह। फिर आता है आगतवन। आगतवन उन्हें कहते हैं जो हिंदी या संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषा या विदेशी भाषाओं से आए। इनकी संख्या के विषय में प्रत्यय मतभेद है। ख, ग, ज, फ। आगतवन क्या है? जिन्हें वर्ण जो हिंदी या संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाओं या विदेशी भाषाओं से आए, इनकी संख्या विषय के प्राय मतभेद है। जैसे ख, ग, ज, फ। फिर से एक बार क्या बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा है। सघर्षी व्यंजन उच्चारण अवयव के परस्पर समीप होने से श्वास का घर्षित होकर निकला। मैंने क्या किया? उच्चारण अवयव के परस्पर समीप होने से श्वास घर्षित होकर बाहर निकलती है। और सघर्षी वर्णों को भी 2 भागों में बांटे। हिंदी वर्णमाला में श, ये तो ना श, उसमें व्यंजन है श, श, स, ह, ठीक है। और आगत वर्ण क्या है? आगत वर्ण उन्हें कहते हैं जो हिंदी या संस्कृत के अतिरिक्त वो अन्य भाषाओं या विदेशी भाषा से आए और इनकी संख्या विषम और ओहो, आगत वर्ण क्या है? जो ना तो हिंदी के थे ना संस्कृत थे, हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त भाषा से ये वर्ण आए हैं। आप समझे, आगत वर्ण क्या है? जो हिंदी या संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषा या विदेशी भाषाओं से आए हैं। इनकी संख्या विषम के प्राय मतभेद है। मैंने ख, ज, ग, ज, फ। ये हिंदी या संस्कृत का नहीं है, ये विदेशी भाषा है जो आके हमारा हिंदी वर्णमाला में घुस गया है। बाहरी है तू लोग। ख, ग पर काम आता रहे थे तू लोग। अब जैसे जैसे खरगोश का ख, ग, ज। एक सेकंड, ये वाला वो नहीं है। रे हम बड़ा गलती कर रहे थे भाई। अब यहाँ देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क वाला बात नहीं हो रहा है। ये जो है ना, नीचे में एक बिंदु है, यहाँ ध्यान देखिए, नीचे में एक बिंदु है जिसे आगत वर्ण कहते हैं। जो हिंदी और संस्कृत में ये ना, जब हम लोग कोई ऐसा वर्ड लिखते हैं ना, जैसे ना बहुत कम यूज होता है ये वाला। हम पढ़े भविष्य में पढ़े थे, हमको भूल गए थे, भविष्य पढ़े हम ये वाला। आगत वर्ण क्या? जो हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त भाषा से आता है या विदेशी भाषा से है, इनकी संख्या विषम में है। ये जैसे ख के बिंदु देख रहे, ख के नीचे एक बिंदु है, ग में भी एक बिंदु है। इसको कुछ तो बोलते हैं, आगत वर्ण तो है कॉमन लैंग्वेज, जैसे कुछ बोलते हैं, भूल गए हम क्या बोलते हैं, पर अभी याद रखिए ना। ख के नीचे बिंदु, ग के नीचे बिंदु, ज के बिंदु नीचू और अफ के बिंदु नीचे बिंदु है, इसे आगत वर्ण कहेंगे। बाप रे, बहुत बड़ा गलती करने वाले थे अभी तो हम, ठीक है। ये आगत हो गया। इसे सघर्षी व्यंजन भी कहते हैं।
अब आता है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन 5 तरह के होते हैं। नासिक व्यंजन 5 तरह के नाम, ड, ड्र, न, 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 म। ये नासिक व्यंजन कौन, याद रखिए, देखिएगा हम फिर से बड़ा कहता, ध्यान से देख लीजिएगा। नासिक व्यंजन ये वाला पढ़ लीजिए, ड, न, म, न, म, ड, ढ, न, म। नाशक, नासाद्वार, मार्ग से निकलने वाली ध्वनि को नासाद्वार कहते हैं, नासिक कहते हैं। फिर आता है पार्श्विक व्यंजन, एक है लौ। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, एक है तो लौ है। निश्वास के समय जीवा के बगल से निकलने वाली व्यंजन ध्वनि कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन क्या, एक है लौ। निश्वास के समय जीवा के बगल से निकलने वाली व्यंजन को व्यंजन ध्वनि कहते हैं। फिर आता है लुठित व्यंजन, जिसे रॉ कहते हैं। लुठित व्यंजन क्या है, तो ये रॉ है। जब जीवाणुक वस्तु से कई बार टकराए, लुठित को प्रकाशित भी कहते हैं। जब जीवाणुक वर्ष में कई बार टकराए, लुठित हो, उसे प्रकंपित भी कहते हैं। उच्छादित व्यंजन, ड्रॉ और न। उच्छादित व्यंजन क्या है, ड्रॉ और न। जीवाणुक वस्तु अथवा कंठुताल से टकराकर उत्पन्न होते। ड्रॉ और न जीवाणुक वस्तु अथवा कंठुताल से टकराकर ही उत्पन्न थे। अब टेंशन नहीं लीजिएगा, वर्ण से ना ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जितना समझ में आ रहा है आप लोग को या जितना हमको समझ आता है सब ठीक है। ये सब ना बहुत रेयर आता है, इसी के लिए इसमें दिक्कत हो रहा है। मुझे तो नहीं हो रहा, बाकी आप देख लीजिएगा। नहीं होता आप एक बार ना वीडियो को रिपीट करके जो देखिएगा। उच्छादित व्यंजन के भेद, अगर पीडीएफ लेना है तो भैया टेलीग्राम में आप देख लीजिए कैसे लेना है। उच्छादित व्यंजन के भेद, वस्तु उत्पादित ड्रॉ से होता है। मूर्धन उत्पादित, ये ड्रॉ। वस्तु उच्छेदित क्या, उच्छादित, ये ड्रॉ है। मुर्दा उच्छापित, ये ड्रॉ है। ड और ड्रॉ, ढक्कन वाला ड्रॉ है ये। स्वर तंत्रिका, अब आ जाइए। ये व्यंजन का अभी तक कह रहे थे, ये लाइन इंपॉर्टेंट ज़्यादा आ गया। वो सब तो थोड़ा सा ना एक्सेप्शन, जैसे अपवाद कहते हैं ना, वो सब वाला पार्ट था। वो ज़्यादातर लोग गलत ही करता है, पर 30 गो तो हम लोग सही करना था, टेंशन नहीं लेना इसमें हम लोग को, मात्र 21 गो तो सही करना है। आइए, सबसे पहले स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करना है। श्वास नली के ऊपरी भाग के कुछ नीचे स्वतंत्र स्थित होता है। क्या कह रहा है, स्वतंत्र में श्वास नली के ऊपरी भाग के कुछ नीचे स्वतंत्र स्थित होता है, जो ध्वनि उत्पादन का प्रमुख अव्यय है। इसका विवरण इस प्रकार है। ओहो, श्वास नली के ऊपरी भाग के कुछ नीचे स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें ध्वनि उत्पन्न का प्रमुख अव्यय है, जिनका विवरण इस प्रकार है। ये हम लोग अघोष और सघोष पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या है, जब स्वतंत्र खुली हो और वायु बिना अवरोध के बाहर निकल जाए। माने जब अघोष वन किसे कहेंगे, अघोष वन जब स्वतंत्र पूरी तरह खुली हो और वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाए, उसे अघोष व्यंजन कहेंगे। जैसे कि स्पर्श व्यंजन, जैसे कि स्पर्श व्यंजन के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण और श ख, माने क्या होता है ना, जैसे हम लोग कंठ तालु से पढ़े थे ना, उसका पहला और दूसरा नंबर जो भी है, प्रथम और द्वितीय, वो सभी आपका अघोष वन है। क्या है, अघोष वन। ये पढ़ते कौन कौन अघोष वन है। और उष्मा व्यंजन में जैसे देखिए क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, श, तीनों तो स लिख दिए, एक तालव्य श, एक मूर्धन्य श, एक स बोलता है, पता नहीं क्या। चल रही है क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, श, तालव्य श, मूर्धन्य श और स। अघोष वन क्या है, जो स्पर्श व्यंजन के प्रथम, सिंपल से याद रखिए भैया, अघोष व्यंजन बोला है तो स्पर्श व्यंजन के प्रथम और द्वितीय वर्ण जो भी आया वो अघोष हो गया। प्रथम और द्वितीय, प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय जो भी आ गया वो हो गया अघोष व्यंजन। जैसे क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, श। आइए अब पढ़ेंगे हम लोग घोष व्यंजन, या घोष व्यंजन को सघोष भी कहते हैं, इन्हें सवार भी कहते हैं। ये वायु के अवरोध से स्वतंत्र से कंपन, ये होते हैं वायु के अवरोध से स्वर तंत्रियों से कंपन करते हैं। ये क्या होता है, ये कंपन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया हम ख बोले तो कोई अवरोध नहीं आया, ख बोले कोई अवरोध नहीं आया, पर हम ग बोली तो अवरोध आ रहा है। ग, घ, ज, ढ, द, ढ, इसमें अवरोध आ रहा है। पर क बोलिए कोई अवरोध नहीं, ख बोलिए कोई अवरोध नहीं, ग, इसके बाद च बोलिए कोई अवरोध नहीं आ रहा, अवरोध नहीं आ रहा। क्या बोल रहा है, स्पर्श व्यंजन के वर्गों के तीसरे चौथे पांच, इतना ध्यान नहीं होता, सिंपल सा बात भैया याद रखना है। अघोष बोला तो पहला दूसरा, अ बोला अघोष तो पहला दूसरा, सघोष या घोष बोला तो तीसरा चौथा पांचवा, अघोष बोला पहला दूसरा, सघोष बोला तीसरा चौथा पांचवा, सघोष बोला सघोष तीसरा चौथा पांचवा, अघोष पहला दूसरा। अब आइए हम लोग याद रखेंगे स्पर्श व्यंजन के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और य और लव अंत स्तरीय व्यंजन और ह आ गया उष्मा का। चलिए याद रखें ग, घ, ड, ज, ज्ञ, न, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। अब आइए
प्राणत्व के आधार पर, हम लोग अभी क्या कर रहे थे, अभी हम लोग कर रहे थे घोष और अघोष किए, ये उच्चारण के आधार पर था, ठीक है, कि ध्वनि बाहर, मैंने हवा बाहर निकला तो रोक दिया तो भैया हो गया घोष, नहीं रोका तो भैया हो गया अघोष व्यंजन। अब आइए प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व का पहले अर्थ क्या होता है भैया, प्राणत्व का अर्थ क्या है ये बताइए। प्राणत्व का अर्थ श्वास वायु, प्राणत्व का अर्थ क्या होता है, ओहो प्राणत्व नहीं, प्राण चल रहा है तो श्वास चल रहा है, तो प्राणत्व का अर्थ क्या है, आश्वास वायु, श्वास वायु, टफ लगे लगता है। प्राणत्व का अर्थ क्या है, श्वास वायु। वस्तुतः व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए जाते हैं, जो इस प्रकार है। प्राणत्व का अर्थ श्वास वायु है, अंतः व्यंजनों के उच्चारण करने वाले समय के मुख से निकलने वाले वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए जाते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे मान लिए ना, कहने के सिंपल सा वर्ड में ये कह रहा है ना कि वस्तुतः व्यंजनों के उच्चारण जब करते हैं ना, उस समय मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा, यहाँ पे अवरोध विरोध नहीं कर रहा, वायु की मात्रा, मान लिया कम निकाले या ज़्यादा निकाले तो उसी के आधार पर पूरा वायु की मात्रा, मैंने आप कितना वायु निकाल रहे हैं और कितना वायु नहीं निकाल रहे। पहले क्या था कि कोई अवरोध आ गया तो घोष हो गया, नहीं आया तो अघोष हो गया। अब क्या है कि वायु कितना निकाला, मैंने आप कितना बोल रहे भैया, मात्रा कितना निकाल रहे, सिंपल सा कहने मतलब ये है। हम भी क्या क्या बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है सब करते, मजा खत्म। अल्प प्राण या व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन क्या है, उच्चारण में श्वास की का कम मात्रा निकलने से अल्प प्राण व्यंजन, उच्चारण में श्वास का कम मात्रा निकलता है उसे अल्प प्राण। भैया कम मात्रा दीजिएगा तो अल्प प्राण कहेंगे आपको हम लोग। उच्चारण में अगर श्वास की मात्रा कम निकल रही है तो भैया अल्प प्राण व्यंजन है। आपको कम मात्रा दीजिएगा तो भैया आपको अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे। आइए, पर अल्प प्राण व्यंजन को भी दो भाग में बांटेंगे हम लोग। पहला है स्पर्श व्यंजन का, देखिए स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ग, तीसरा और पांचवा। हम लोग घोष में क्या पढ़े थे याद रखिएगा, अघोष में पहला दूसरा, और इनमें बहुत कन्फ्यूजन होगा आपका। कभी आप प्राणत्व वायु, सॉरी अल्प, क्या बोलना चाह रहे थे, हाँ मैंने कभी आप अल्प प्राण और प्राण में कन्फ्यूजन हो जाएगा, कभी घोष में और अघोष में यह कन्फर्म हो जाएगा। सिंपल सा भैया, दिमाग आंख बंद कीजिए और हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। पहले बांटिए उच्चारण के आधार पे, मैंने उच्चारण में अगर कोई बाधा आ रहा है या नहीं आ रहा है उसमें घोष होगा, अगर बाधा नहीं आ रहा है तो उसे अघोष कहेंगे। अगर मान लीजिए आंख बंद कीजिए, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, आंख बंद कीजिए। अगर हम लोग कुछ बोल रहे हैं और उच्चारण का अवरोध नहीं आया, हम लोग कुछ बोल रहे हैं उच्चारण में अवरोध नहीं आया, तो वो अघोष व्यंजन है। क्या है अघोष, वो कौन है, तो पहला और दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये अघोष व्यंजन है। अब आइए घोष व्यंजन। घोष व्यंजन मतलब क्या, अगर हम कुछ बोले और उसमें कुछ उच्चारण में डिफिकल्टी या कुछ बाधा आ गया तो वो तीसरा, चौथा, पांचवा है। अब आ जाइए अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या है, अल्प प्राण में अगर इसमें क्या है कि श्वास की मात्रा है। अल्प प्राण में क्या है, श्वास की मात्रा है, ठीक है। इसमें क्या होता है अल्प प्राण में, अल्प प्राण में भैया पहला, तीसरा, पांचवा, या तो विषम याद करके, अल्प है तुम विषम है, मैंने तुम कम बोल रहा, तुम विषम हो गया मेरे लिए, ऑड है तुम मेरे लिए। पहला, तीसरा, पांचवा, अल्प प्राण क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा, और एक वो इसमें महाप्राण में दूसरा और चौथा होगा, हाँ दूसरा और चौथा है महाप्राण में। आइए आप अल्प प्राण को, चलिए थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं उसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए सर आ जाइए, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग आता है, जिसमें क्या क्या होता है, क, ग, अड़। देखिए हम लोग पढ़े थे ना, ये कंठ वाला है, क, ग, अड़, ये हो गया अल्प प्राण। इस याद रखिए विषम संख्या, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है, ठीक है, विषम है ये। क, ग, अड़, च, ज, न, ट, ठ, न, ट, ढ, न, त, द, न, प, ब, म। क, ग, अड़, च, ज, न, ट, ड्र, न, त, द, न, प, ब, म। ऐसे याद कभी नहीं होगी, सीधा सीधे याद रखिए, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। जब भी कोई व्यंजन आ जाए तुरंत उसको अपना मूल व्यंजन के जो 25 को पढ़े थे उससे निकालेंगे और याद रखेंगे, पहला, तीसरा, पांचवा है तो ये अल्प प्राण, दूसरा और चौथा है तो वो महाप्राण, ठीक है। और अगर पहला दूसरा है तो अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा है तो सघोष है। और कंफ्यूजन ये सब देता है, पूछेगा अंतःस्थल व्यंजन कौन सा व्यंजन है, तो ये अल्प प्राण है। य, र, ल, व। आप ना कंफ्यूजन तो बोल के देखिए, य, र, ल, व, वायु की मात्रा कम निकल रही है, य, र, ल, व। देखिए य, र, ल, व कितना मीठा याद है, य, र, ल, व मीठा, य, र, ल, व मीठा। हम बोल रहे थे कड़वा लग रहा होगा क्योंकि मेरा आवाज़ टाइट है, पर य, र, ल, व अंतःस्थल व्यंजन हो गया। फिर आता है महाप्राण व्यंजन। उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक होने पर, उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक निकलने या हकार ध्वनि उत्पन्न होने पर, हकार ध्वनि उत्पन्न होने पर उसे महाप्राण कहते हैं। वाह, महाप्राण।
यहाँ देखिए, स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा व्यंजन को महाप्राण कहते हैं। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। विषम संख्या तुम जाओ अल्प प्राण में, सम संख्या तुम आओ महाप्राण में। क ख छ छ ढ ढ त थ प ब। उष्मा व्यंजन श श स ह। उष्मा व्यंजन क्या है? श श स ह। यह हो गया उष्मा व्यंजन। फिर आता है अंतःस्थलीय व्यंजन य र ल व। अर्धस्वर भी कहते हैं, या उदयनारायण तिवारी केवल य व को भी अर्धस्वर मानते थे। एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ना क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, अंतःस्थलीय व्यंजन, अंतःस्थलीय व्यंजन कौन? 4 गो है, इसमें डिफिनेशन दिया है इसका 3 गो। चलिए इसको पढ़ते बढ़िया से। सॉरी हाँ, अंतःस्थलीय व्यंजन ये 4 होते हैं, य र ल व, य र ल व, य र ल व। ये अर्धस्वर भी होते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी केवल य और व को ही अर्धस्वर। बाप रे बाप, बड़ा कंफ्यूजन है। पूछेगा, डॉक्टर उदय कुमार तिवारी, सॉरी उदय नारायण तिवारी ने य और व को सिर्फ अर्धस्वर माना, अंतःस्थलीय व्यंजन है और इसे अर्धस्वर। पूछेगा अर्धस्वर तो किस, उदय नारायण तिवारी द्वारा अर्धस्वर किसे माना जाता है? य और व को। य व य व य व य व य व य व य व य व य व, इसे अर्धस्वर मानते हैं। इन्हें क्या मानते हैं? अर्धस्वर। कौन महान इंसान मानते हैं? डॉक्टर, मेरे साहित्यकार है, बड़े इज्जत दीजिए उनको, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी इन्हें अर्धस्वर कौन मानते हैं? तो य और व। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी जिन्हें अर्धस्वर मानते हैं, य और व, य और व। इसका और अंतःस्थलीय व्यंजन 4 को पढ़े थे, य और ल व। इसका पहला पढ़े हम लोग अर्धस्वर य और व। इसे उदय नारायण तिवारी द्वारा, उदय नारायण तिवारी के द्वारा इन्हें अर्धस्वर माना गया। फिर आता है इसका उच्चारण, जीव या जीवा, तालु, दंत, ओष्ठ परस्पर अपूर्ण मिलन से होता है। इसका जो उच्चारण है, जीव, जीवा, तालु, दंत, ओष्ठ के परस्पर अपूर्ण वन माने कि अपूर्ण मिलन से होता है। अंतःस्थलीय व्यंजन कैसे निकलता है? जीभ से भी निकलता है, तालु से भी निकलता है, दंत से भी निकलता है, ओष्ठ के अपूर्ण मिलन से। पूछेगा अंतःस्थलीय व्यंजन कैसे निकलता है? तो बोलना भैया अपूर्ण मिलन, जिसका पूर्ण ना हो, अपूर्ण मिलन हो, वो अंतःस्थलीय व्यंजन है। वाह वाह वाह। अपूर्ण व्यंजन जिसका कोई मैंने जिस बहुत सारा से मिले उसे अपूर्ण व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्चारण की दृष्टि से पूछेगा य कैसे निकलता है? पूछेगा य कहाँ से, पूछेगा दिए गए वर्णमाला में कहाँ से निकलता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो य रहेगा तो तालव्य से। बोले मेरे साथ, य तालव्य, य तालव्य, र मूर्धन्य, र मूर्धन्य, र मूर्धन्य, र मूर्धन्य, ल दंत, ल दंत, ल दंत, व दंतोष्टि, ल व दंतोष्टि। फिर से एक बार, य तालव्य, य तालव्य, र मूर्धन्य, र मूर्धन्य, ल दंत, ल दंत, व दंतोष्टि। चलिए बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। सॉरी। हाँ, अब आइए परीक्षा उपयोगी, इतना तो हम लोग कर लिए। अब परीक्षा उपयोगी, देखिए परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ते हैं। जैसे री और रू, री और री वन ये गलत है। ये ना, ये बिंदु जब लिखते हैं ना तो ये हो जाता है, इसे कुर्ती देव में ये पलट जाता है। री वन जो ऋषि वाला री वन है, ये र और ई से मिलकर बनता है, जिसे री कहते हैं। जो री वन है वो री, र और ई से मिलता है, जिसे री कहते हैं। जो ऋषि वन है री, ये र और ई से मिलता है, जिसे हम लोग री कहते हैं। ऋषि की मात्रा का चिन्ह, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, तो बड़ा कीजिए। री, जो री का मात्रात्मक चिन्ह ये वाला, जैसे कृपा, पृष्ठ, मृत इत्यादि व्यंजन में इसका संयोग करते हैं, व्यंजनों का संयोग होता है। ओहो, रीव का जो मात्रात्मक व्यंजन ये री है, जैसे कृपा, पृष्ठ, मृत में प्रयोग करते हैं। यह वर्णमाला में उ और एक के मध्य का स्वर है। ओहो, पूछेगा री वर्णमाला किसके मध्य आता है? तो उ और ए के मध्य आता है। ऊपर वाला उ और ई, उ और ए के मध्य स्वर में री आता है। हिंदी के शब्दकोश में क्रमशः उ के पश्चात आता है। तो वही तो हुआ था भैया, री और ए के मध्य रहते के पश्चात ही ना आएगा। लेकिन क्या बात को 2 टाइप में लिखता है। इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तत्सम शब्द क्या कहते हैं बताइएगा? जिसका उच्चारण संस्कृत शब्दों से होता है उसे पढ़ेंगे हम लोग आगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बड़ा बकास पढ़ रहे हैं पर कर दीजिएगा, और कोई मोटिवेशन आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। बस हम अकेले पढ़ते थे, आपके साथ पढ़ रहे, इतना ही अंतर है। बाकी मैं कोई टीचर उचर नहीं हूँ, ठीक है? अपना भाई समझिए मुझे अपना। रॉ वन क्या है? तो रॉ वन क्या है? रॉ वन अल्प प्राण, घोष अघोष को। एक मिनट फिर से, अगर बड़ा तारीफ दिया है रॉ का, तो रॉ वन क्या क्या है? तो इसे अल्प प्राण भी कहेंगे,
अल्प प्राण फिर से याद रखिए, अल्प प्राण हम लोग किसे कहते थे? तो पहला, तीसरा, पांचवा, वो अल्प प्राण था। महाप्राण कौन सा था? दूसरा, चौथा। ये हो गया अल्प प्राण का डेफिनेशन। और र किस में आता है? अल्प प्राण में। घोष अघोष का क्या पढ़े थे? ये घोष अलग है। अघोष क्या था? जो पहला, तीसरा और पांचवा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, अघोष क्या था? पहला और दूसरा अघोष था। और घोष कौन था? तीसरा, चौथा, पांचवा। भी कंफ्यूज होते कभी कभी। घोष अघोष का देखिए, याद रखिए, अघोष तो पहला और दूसरा, सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा। आइए, दिमाग दुख जाता है। र वन क्या है? तो ये अल्प प्राण है। घोष घोष है या सघोष भी कहते हैं। र क्या है? तो अल्प प्राण है, घोष वन है। और लुठित क्या? लुंठित स्वर्ण ध्वनि, लुंठित ध्वनि जिसे कपित ध्वनि भी कहते हैं। लुंठित ध्वनि जिसे कपित ध्वनि भी कहते हैं। यह अंतःस्थल व्यंजन है, अर्धस्वर व्यंजन है, वर्षी ध्वनि है और आसक्त व्यंजन है। र वन क्या क्या है? तो अंतरथ व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन, वस्ते ध्वनि, असक्त व्यंजन कहते हैं। अंतरक्त व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन, वस्ते ध्वनि, असक्त व्यंजन कहते हैं। और र के कितने प्रचलित रूप है? ओहो, र में प्रकार में भी यूज करते हैं, धर्म में भी यूज करते हैं, राष्ट्र में कहते हैं। पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा, पूछेगा र के प्रचलित रूप कितने हैं? तो 3 है, प्रकार, धर्म और राष्ट्र। सबको र ही बोलते हैं। फिर से एक बार र को, एक बार अच्छा से, मजाक नहीं, इस पेशे में करते हैं। र व्यंजन क्या पढ़े? ये अल्प प्राण है, ये घोष व्यंजन है, ये लुठित ध्वनि जिसे कंपित ध्वनि कहते हैं। एक बार कंपित कर क्या? र, हाँ, कंपन हो रहा है तो इसे लुठित ध्वनि या कंपित ध्वनि कहते हैं। यह अंतःस्थल व्यंजन है। ये अर्धस्वर व्यंजन कौन कहा था? ये हमारे पूजनीय कौन कहते हैं? एक बार भूल गए, नाम भूल गए इसका। अरे तिवारी थे, कोई तिवारी थे, कोई कौन तिवारी थे भैया? एक सेकंड, अब दिमाग से उतर गया यार, कहाँ गया? अरे जीवा तिवारी, क्या नाम था? हाँ यार, सॉरी, उदय नारायण तिवारी उन्हें कहा गया था। अर्धस्वर तो अर्धस्वर ध्वनि किसे कहा गया? तो र को उदय नारायण तिवारी जी ने, मैंने बहुत बड़े साहित्यकार है, मैंने बहुत बड़े ये है, इज्जत भाई उनके लिए, मेरे लिए। वस्त्र ध्वनि, असक्त व्यंजन, अंतःस्थल व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन, वस्त्र ध्वनि, असक्त ध्वनि। र के प्रचलित रूप 3 है। आइए, अब आइए हिंदी शब्दकोश में इसका क्रमशः 100 के पश्चात आता है। ओहो, पूछेगा र कैसे आता है? तो इसका हिंदी शब्दकोश में इसका क्रमशः 100 के पश्चात आएगा। हिंदी शब्दकोश में इसका र, यार हम भी गधा यार, कौन चीज़ को कोची से मिला देते हैं हम भी। थोड़ा सा इसको छोटा रखना पड़ेगा, ठीक है? आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा, इधर कर देते हैं इसको। अब र खत्म हो गया, ठीक है? र का खेला खत्म हो गया। अब ये श्र, ये वाला श्र है, ठीक है? श्रीमान, ये श्रीमान ही यूज़ करते हैं। हाँ, श्रीमान में, श्राप में भी शायद इसका यूज़ करते हैं। ये वाला श्र, ये 100 है और ये र, इसको ना थोड़ा सा बड़ा करते हैं कि वो ढंग से दिखे। ऐसा क्या वो दिखी ना, तो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएंगे हम लोग। ये श्र इधर रखते हैं। हाँ, ये श्र, ये 100, ये श और र, ये श्र हो गया, ठीक है? देखिए हिंदी शब्दकोश में इसका प्रयोग श्र के पश्चात आता है। इसका ये वाला जो श्र है, ये वाला किसके बाद आता है? ये श्र के बाद आता है, ठीक है? इसके बाद इसे संयुक्त व्यंजन में कहते हैं। हो, ये श्र को क्या कहते हैं? हम पढ़े थे तो 4 को संयुक्त व्यंजन ना, उसी का दिया, इसे संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। फिर आता है तमसम, सॉरी, तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। तत्सम का आपको बताया था, बताइए डेफिनेशन, जो संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग होता है तत्सम। फिर से एक बार सिंपल लैंग्वेज, जब ध्यान से देखिए, अब हम लोग इसके बारे में क्या क्या पढ़े? ये वाला श्र, ये हिंदी शब्दकोश में 100 के बाद आएगा, संयुक्त व्यंजन कहेंगे और इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में कहते हैं। अब भैया आ जाओ ब, बंदर वाला ब, ठीक है? सब अलग से हम लगता है, सब इंपॉर्टेंट है। ब वन या ओष्ठ वन है, ब, हाँ, ब करे तो ओष्ठ से वन निकल रहा है, या ओष्ठ वन है या अल्प प्राण है। अल्प प्राण कौन सा होता है? अल्प प्राण बताइएगा, इस बार आप लोग डेफिनेशन बताइएगा। अल्प प्राण, ठीक है? फिर यह स्पर्श व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन है या घोष है। घोष क्या होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। अल्प प्राण कौन है? पहला, तीसरा, पांचवा। आइए थ, बा, थ, यह स्पर्श वर्ण है। थ क्या है? तो यह स्पर्श वर्ण है या दंत वर्ण है, यह महाप्राण वर्ण है या घोष है। यह स्पर्श वर्ण है, यह दंत वर्ण है, यह महाप्राण वर्ण है, यह सघोष वर्ण है। फिर आता है भ, यह स्पर्श वर्ण है या घोष वर्ण है। भ क्या है? भ, भारत वाला भ। यह स्पर्श वर्ण है या ओष्ठ वर्ण है या घोष वर्ण है, ये महाप्राण वन है। ओ, हम लोग अल्प प्राण, महाप्राण, अभी सब कुछ है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या है? इसका शब्दकोश देखिए, संयुक्त व्यंजन में क्या हम लोग ये वाला छ्र का बात कर रहे हैं। ये वाला छ्र, छतरी, ये छतरी में यूज होता है, हाँ छतरी में यूज होता है। छ्र, क और श्र, क और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। हिंदी शब्दकोश में इसका प्रयोग क के पश्चात आता है।
अब आ जाइए ह। वाह, ह वर्ण कितना सारा डिटेल। आइए पढ़ते हैं ह वर्ण के बारे में। ह वर्ण, इसे निरुनासिक वर्ण भी कहते हैं, इसे निरुनासिक वर्ण भी कहते हैं। ये सघोष है, ये महाप्राण है, ये कंठ है, ये उष्मा है। ह वर्ण क्या है? इसे निरुनासिक, सघोष, महाप्राण, कंठ, उष्मा। ह वर्ण के बारे में क्या क्या पढ़े? एक बार छोटा करते हैं अच्छे से। हाँ, ये ह वर्ण के बारे में क्या क्या पढ़े? ये निरुनुनासिक है, ये सघोष है, ये महाप्राण है, ये कंठ है, ये इसमें फिर से एक बार, ये निरुनासिक है, ये ह के बाद है हिरण वाला है ह। ये निरुनासिक है, ये सघोष है, ये महाप्राण है, ये कंठ है, ये उष्मा है। बाप रे। अब आकारांत, अकारांत, अकारांत, इकारांत, इकारांत, ओकारांत, उकारांत। माथा दर्दनांत आने वाला है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले अकार, आका नहीं, अका, अकारांत, अकारांत। जिन शब्दों का अंत अ से हो उसे अकारांत। ऐसे याद नहीं हो गया, सीधा से याद रखिए ना। पहला अक्षर सबका याद रखिए, सब में रांत 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 कर लिया। सबसे पहले याद रखिए, जिस शब्द का अंत अ से हुआ वो अकारांत। जिस शब्दों का अंत, ओ खाली देखे में भारी लगे है छटकन। अकारांत, जिस शब्दों में आ लास्ट में आ जाए वो अकारांत हो गया। जिन शब्दों के अंत में ई, छोटा ला ई आ जाए, इकारांत। जिन शब्दों में ई आ जाए, बड़ा वाला है तो इकारांत। जिन शब्दों के अंत में उ आ जाए तो उकारांत, और ऊ ऊपर वाला ऊ आ जाए तो उकारांत। चलो भैया आगे बढ़िए। फिर आता है द्विव्यंजन, द्वितीय व्यंजन या युग्मक व्यंजन। एक वर्णों के अपने ही वर्णों के साथ पुनः आना, जैसे कि एक वर्ण का अपने ही वर्णों के साथ पुनः आ जाना, द्विव्यंजन, द्वितीय द्वितीय व्यंजन या युग्मक ध्वनि। बाप रे, अजीब अजीब नाम है यार हिंदी में, सॉरी। व्यंजन द्वितीय, द्वितीय व्यंजन, युग्मक ध्वनि। व्यंजन द्वितीय, द्वितीय व्यंजन या युग्मक ध्वनि एक वर्ण के अपने ही वर्णों के साथ पुनः आ जाना, जैसे कि कच्चा, पक्का, सज्जन, सज्जन, सज्जन जी। कच्चा, सज्जन, पक्का, कच्चा, सज्जन, पक्का। जैसे ये से क्या कहेंगे हम लोग? युग्मक ध्वनि कहेंगे, द्वितीय ध्वनि कहेंगे, व्यंजन ध्वनि। जो एक वर्ण देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक वर्ण अपने से द्वारा आ गया, जैसे कि चच्चा, सॉरी, कच्चा, कच्चा में चौ छ, सज्जन में जौ जौ, पक्का में क। अब आ जाइए संयुक्त ध्वनि। जब दो या दो से अधिक ध्वनियों का परस्पर मिलन हो और एक स्वर के सहारे उच्चारण हो, जो संयुक्त ध्वनि कहेंगे। फिर देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियों का परस्पर मिलन हो तथा एक स्वर के सहारे उसका उच्चारण हो, उसे संयुक्त ध्वनि कहेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियों का परस्पर मिलन हो और एक स्वर के सहारे उच्चारण हो, उसे संयुक्त ध्वनि कहेंगे। सोचिए, जल्दी करना होगा, बहुत टाइम ले रहा है, 1 घंटा प्लस ले लिया यार। जैसे प्राबंध, कुलांत और मलन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन आते हैं? प्राबंध, कलांत और मलन आते हैं। स्पर्श, सस्पर्त व्यंजन, सॉरी, सप्रिक्त ध्वनि। जब ध्वनि दो व्यंजनों के संयुक्त हो, जब ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो उसे सप्रित ध्वनि कहेंगे। जैसे सलबर, चंबल, कप्तान इत्यादि। सप्रित ध्वनि कौन कौन है? संबल, चंबल, कंपात इत्यादि। जब दो ध्वनि संयुक्त हो, जैसे कि संबल, चंबल, कंपात इत्यादि, इसे संप्रित ध्वनि कहते हैं। भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप। भारतीय अंकों का 1 2 3 4 5 6 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5, क्या पढ़ रहे हैं यार, देख लीजिएगा। इसे भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप भी इसे कहते हैं। ये भारतीय जो अंक है इसका अंतरराष्ट्रीय रूप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नहीं आता, 9 के बाद 0। फिर आता है देवनागरी लिपि में भी। ओहो, कहना ये चाह रहा है भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप ऐसे ही है और देवनागरी लिपि में भी इसको ऐसे ही यूज करते हैं। कितना पेज है भाई? लंबा, चलो बहुत टाइम हो जाएगा। चलो, 12 खड़ी। 12 खड़ी एक बार हम लोग पढ़ते हैं। 12 खड़ी क्या है? तो क से ह तक ड्रॉ और न, ये 12 खड़ी का प्रयोग नहीं है। तो ओहो, पूछ सकता है कि 12 खड़ी में कौन सा मात्रा का प्रयोग नहीं होता? उत्तर दे देगा ड्रॉ और ये न, ये 12 खड़ी में प्रयोग नहीं होते। बाकी क से ह तक आते हैं। 12 खड़ी के रूप में 372 प्लस, क्या लिखा थी? 12 खड़ी में कुल वर्ण कितने आते हैं? 372 प्लस आते हैं। ड्रॉ न के 24 के रूप में 396 हो गया। ओहो, 12 खड़ी में कुल 12 खड़ी मालूम है अब किसे किसे कह रहे हैं हम लोग? जैसे कि नहीं कहते हैं क, सॉरी एक मिनट बताते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे क, का, की और को, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं ना, उसी को 12 खड़ी कह रहा है। ठीक है, उसी को 12 खड़ी कह रहा है, जो क से ह तक में होता है। ठीक है, जो क से ह तक में होता है, जो सॉरी जिसमें
ड, ढ और न 12 खड़ी में प्रयोग नहीं होता, और टोटल 12 खड़ी में जो वर्णों का रूप है वो 372। पूछेगा 12 खड़ी में कुल वर्ण कितने आते हैं? 372। जब ये वाला ड, या देखिए ये वाला ड नहीं होता है, ये वाला ड का प्रयोग नहीं होता है, ये वाला ड का, ये वाला ड का प्रयोग होता है। इसके कुल 24 रूप होते हैं, ये ड और ढ का, तो कुल टोटल कितने हो जाता है 12 खड़ी में? 396। इसी रूप के आधार पर, इसी के आधार पर स्वरों के विभिन्न मात्राओं का प्रयोग करते हैं। रीक स्वर की मात्रा में 12 खड़ी का प्रयोग नहीं होता। 12 खड़ी में हम लोग 3 वर्ण को नहीं पढ़ेंगे। कौन कौन नहीं पढ़ेंगे? ये वाला ड्रॉ और न, और री में 12 खड़ी नहीं है, तो टोटल 12 खड़ी 372 प्लस 24 396 आ गया। अब आ जाइए अक्षर और ध्वनि। बहुत बड़ा चैप्टर है यार बोले। अक्षर और ध्वनि। अक्षर भाषा की संरचना से संबंधित है। अक्षर क्या है? भाषा की संरचना से संबंधित होता है। वर्ण लिपि से संबंधित है। अक्षर क्या है? भाषा की संरचना से संबंधित है। वर्ण लिपि से संबंधित है। अक्षर प्रत्येक अक्षर का वर्ण नहीं हो सकता। प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं, क्या पढ़े कुछ पढ़े। अक्षर क्या है? अक्षर भाषा की संरचना, पूछेगा भाषा की संरचना संबंधित किससे होती है? अक्षर से। लिपि का संबंध किससे होता है? वर्ण से। लिपि का संबंध किससे होता है? वर्ण से। प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं हो सकते। जो प्रत्येक अक्षर है वो वर्ण नहीं हो सकते, पर प्रत्येक वर्ण अक्षर होगा। ओहो, ऐसे ना, इसको आपको समझाते हैं ऐसे। एक ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वर्ण, और ये हो गया आपका अक्षर। ठीक है, जो देखिए प्रत्येक जो वर्ण है वो अक्षर होगा, पर प्रत्येक जो अक्षर है वो वर्ण नहीं होगा। जो प्रत्येक वर्ण है वो अक्षर तो है, जैसे प्रत्येक वर्ण जो है वो अक्षर है, पर प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं है। कहने मतलब ये है भैया, इससे ज़्यादा सिंपल हम नहीं कर पाएंगे। आइए, अक्षर, अक्षर में एक स्वर के अतिरिक्त उससे पहले या बाद में एक या एक व्यंजन भी हो सकता है। क्या लगे? अक्षर में एक स्वर के अतिरिक्त उसमें, उससे पहले या बाद में एक से अधिक व्यंजन हो सकते हैं। वर्ण में केवल एक स्वर या एक स्वर व्यंजन ही संभव होता है। लघुत्तम स्वर व्यंजन, और एक मिनट, लघुत्तम वाग ध्वनि को स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में द्विछरी हानि, त्रिछरी हानि उजाला, चतुहरणी उच्छाला, पंचछरी नियमिता इत्यादि भी मिलते हैं। ओह, हिंदी में द्विछरी हानि मैंने 2 अक्षर का हानि, त्रिअक्षर का उजाला, 4 अक्षर का उच्छला, 5 अक्षर का नियमिता इत्यादि शब्द भी मिलते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि को है, जैसे कान, जो कान का विषम है, जो कान विषम है, पता नहीं क्या लिखा था। अब आइए, जब ध्वनि या ध्वनि समूह के उच्चारण में, जब ध्वनि या ध्वनि समूह के उच्चारण एक ही श्वास में किया जाए उन्हें अक्षर कहते हैं। ओहो हो, जब ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक ही श्वास में किया जाए उन्हें अक्षर कहते हैं। अक्षर के खंड नहीं हो सकते, अर्थात उन्हें तोड़ मोड़ कर नहीं बोला जा सकता। जी हाँ इत्यादि, जैसे जी हाँ इत्यादि। अक्षर के भेद कितने होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। एक होते हैं मुक्त अक्षर, एक होते हैं बंद अक्षर। एक होते हैं मुक्त अक्षर, एक होते हैं बंद अक्षर। मुक्त अक्षर ये अंत में स्वर होना अनिवार्य है। मुक्त अक्षर में अंत में, जैसे जो मुक्त होता है भैया वो स्वर ना मुक्त होता है, तो अंत में स्वर होना अनिवार्य है। जैसे हिंदी में मुक्ताक्षर, जैसे मान, दान, गमन। हिंदी में मुक्ताक्षर कौन है? मान, दान, गमन। वही बुद्ध अक्षर, इसका अंत में व्यक्चर होना जरूरी है। जैसे हिंदी में बुद्धाक्षर, विद्वान, विद्वान, महान और इत्यादि। चलिए आगे बढ़े। फिर आता है ध्वनि। बस हो ही गया, बस आखिरी में हम लोग हैं, बहुत लंबा ले लिए, सॉरी। ध्वनि का लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ओहो, ध्वनि का लिखित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि का लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि का लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। मूल ध्वनियाँ वर्ण और अक्षर होते हैं। मूल ध्वनिया में क्या होते हैं? वर्ण और अक्षर होते हैं। मूल ध्वनि वर्ण और अक्षर है। जिन शब्दों की यह शब्दों की आधारशिला होती है। क्या आधारशिला? ध्वनि जो है, पूछेगा शब्दों की आधारशिला क्या है? ध्वनि है। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। मूल ध्वनि वर्ण या अक्षर होते हैं। ध्वनि बोलने अथवा सुनने का विषय। ध्वनि क्या है? बोलने, जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो ये बोलने और सुनने का ध्वनि कहते हैं। जबकि अक्षर या वर्ण लिखने, देखिए हम जब बोल रहे हैं तो वह ध्वनि हो गया। जब आप नीचे देख रहे हैं, मैंने आप जब मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हैं, तो वो अक्षर वर्ण लिखने और पढ़ने का विषय है। ध्वनि मनुष्यों की वागेंद्रियों द्वारा प्रयुक्त होती है। बाप रे, बड़ा हिंदी वर्ड क्या है भैया। ध्वनि मनुष्यों की वागेंद्रियों द्वारा प्रयुक्त होती है। वागेंद्रियों द्वारा, नामो अजीब, सॉरी। अब भाई इतना तो भैया हम लोगों ने कितना घंटा पढ़ा? लगभग में 1 घंटा 15 मिनट जो पढ़े हैं। आइए अब इसका परिचय उपयोगी तथ्य देखें। लगभग में कितना पेज है? बहुत लंबा नहीं है, नहीं
एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चलिए ना 3 पेज खत्म करते हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है पर चलिए। महत्वपूर्ण पक्षोपयोगी तथ्य। वर्णों के व्यवस्थित, खत्म हो जाएगा पूरा पूरी वर्ण ही ना। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में सामान्य रूप से स्वीकृत वर्णों की संख्या कितनी है? 52 पूछेगा। हिंदी वर्णमाला में सामान्यतः रूप से वर्गीकृत वर्णों की संख्या कितनी है? 52। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ और जीवा आगे का भाग ऊपर उठता हुआ कहलाते हैं अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या है? ई ई ए। अग्रस्वर क्या है? तो ई ई ए, ये अग्रस्वर हो गया। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के बीच वाला भाग ऊपर उठता है उन्हें मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कहते हैं। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर केवल, सॉरी, मध्य स्वर या केंद्र स्वर केवल अ है। मध्य स्वर या केंद्र स्वर में केवल, पूछेगा मध्य स्वर या केंद्र स्वर कौन है? तो हमने कहा था पूरा का निचोड़ अभी हम कर रहे हैं। मध्य केंद्र स्वर और मध्य स्वर कौन है? तो अ है। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है उन्हें पश्च भाग कहते हैं। पश्च स्वर में कौन होता है? आ उ ओ। वे स्वर जिनके उच्चारण के समय ओष्ठ के आकार गोल ना होकर ऊपर नीचे फैल जाता है उसे अंतःमुखी, अंतःवृत्तमुखी, अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। अवृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर कहने आ ई ओ ए। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण केवल ओष्ठ के आकार में गोल हो जाता हुआ कहलाता है वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में ओष्ठ का आकार गोल हो जाता है उन्हें कहते हैं वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में ओष्ठ का आकार गोल हो जाता है उन्हें कहते हैं वृत्तामुखी या वृत्ताकार स्वर। वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर कौन है? ओ ए ओ आगत स्वर हो। वृत्तामुखी वृत्ताकार स्वर है जो ओ या आगत स्वर कहते हैं। वृत्तामुखी या वृत्ताकार स्वर कौन है? आ उ ओ, उन्हें आगत स्वर या ओ कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में के समय वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख कम खुलता है उन्हें सुवृत्त स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण के समय मुख कम खुलता है उन्हें सुवृत्त स्वर कहते हैं। सुवृत्त स्वर कौन है? ई ओ। वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख सवृत्त स्वरों के उच्चारण में थोड़ा अधिक खुलता है उन्हें कहते हैं अर्धस्वरित स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख वृत्त स्वर के उच्चारण में थोड़ा कम खुलता है उन्हें अर्धस्वरित स्वर कहते हैं। अर्धस्वरित स्वर में ए और ए आता है। आइए विशेष कंठ स्वर आ। कंठ स्वर में कौन कौन आता है? कंठ स्वर में आ। कंठोष्ठ स्वर में कंठ और ओष्ठ जिससे मिलकर बना वो कौन सा है? कंठ और ओष्ठ जिससे मिलकर बना और ओष्ठ स्वर कौन है? उ और उ। तालव्य स्वर कौन है? ई और ई। मूर्धन्य या मूल स्वर कौन है? री। मूर्धन्य स्वर कौन है? तो री। फिर कंठ तालु स्वर कौन है? तो कंठ और तालु स्वर किससे मिला? तो ए और ए से। और अंग किससे मिला? तो इसे अंग वह स्वर भी कहते हैं जिसे अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं। अनुनासिक स्वर कौन है? तो अनुनासिक स्वर आ ई, इससे चंद्र बिंदु आ जाता है स्वर के ऊपर, आ ई ये आ गया। प्राय सभी स्वर कैसे होते हैं? तो घोष और अल्प प्राण, इन्हें घोष प्राण या और अल्प प्राण भी कहते हैं स्वर वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख सर्वाधिक खुलता है उसे, जो सर्वाधिक मुख खुले उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वर कौन कौन है? तो केवल आ देखिए, हम लोग आ बोल के देखिए हमारा मुख सर्वाधिक खुलेगा आ, तो ये हो गया विवृत स्वर। बहुमात्रक या त्रिमात्रक स्वर कौन कहलाते हैं? इसे देखो, बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक स्वर को विलुप्त स्वर। हिंदी के प्राचीन नाटकों में इनका प्रयोग होता था। इसके बाद आता है अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर ए ओ और आगत में औ का यूज करते हैं। एक मात्रक स्वर कौन होता है? आ ई ओ, इन्हें हस स्वर या दीर्घ स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर क्या है? आ ई ओ और री, ऋषि वाला री। द्विमात्रक गुरु या दीर्घ स्वर कौन है? आ ई उ। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाला और बोले जाने वाले वर्णों को कहते हैं व्यंजन। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले और बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वरों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। मूल व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थलीय व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। मूल व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थलीय व्यंजन और ऊष्म व्यंजन कहते हैं।
कंठ या तालु या मूर्धन्य या दंत या ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारित व्यंजन को कहते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारित व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों के कुल वर्गों की संख्या और कुल वर्ग और कुल संख्या कितनी है? तो 5 है। कुल वर्ग 5 है और कुल 25 है, एक से लेके क से लेके प वर्ग तक। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है उन्हें कहते हैं अंतःस्थलीय व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण और स्वरों और व्यंजनों का बीच होता है उन्हें क्या कहते हैं? अंतःस्थलीय व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थलीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 हम लोग पढ़े हैं यार अलावा। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण वायु के मुख के किसी विशेष स्थान पर घर्षण से प्राप्त ऊष्मा द्वारा उत्पन्न हो उसे कहते हैं ऊष्मा व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण वायु मुख के विशेष स्थान से हो उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा व्यंजन। ऊष्मा व्यंजन कितने हैं? तो कुल 4 को ऊष्मा व्यंजन है। श, 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 ह। एक तालव्य स्वर, एक मूर्धन्य स्वर, एक स है, एक ह है। 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। छ्र, त्र, ज्ञ। श्र, त्र, ज्ञ और श्र व्यंजन जिसे संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, जो क्रमशः होते हैं क, श्र, त्र, र, ज। एक मिनट पढ़े। ये क श्र है जो क्षत्रिय वाला श्र बनाया, त र से त्र बनाया, ज और ज्ञ से ज्ञानी वाला ज्ञ और श्राप वाला श और र से। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धन्य स्पर्श पर तुरंत नीचे आ जाता है उन्हें उच्छादित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्छादित या द्विगुण व्यंजन ड्र और ढ है। ड्र व्यंजन वास्तल्य उत्पत्ति है, ढ व्यंजन मूल उच्छपित है। कंठ व्यंजन क, ख, ग, घ, ड़ और ह भी आपका कंठ में आता है। तालु व्यंजन च, छ, ज, झ, न और श और य, ये भी तो आपका तालव्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन है? ट, ठ, ड, ढ, न, श, र, ढ भी है। दंत व्यंजन त, थ, द, ध, न, र, स, ल, स। ओष्ठ व्यंजन कौन है? तो प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ व्यंजन कौन है? तो व। दंतोष्ठ व्यंजन कौन है? व। और वास्तल्य व्यंजन कौन है? वास्तल्य व्यंजन कौन कौन है? तो ज, न, र, ल, स। वास्तव व्यंजन कौन कौन है? ज, न, र, ल, स। स्पर्शी घर्षी व्यंजन कौन कौन है? तो च, छ, ज, ज्ञ इत्यादि। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन है? च, छ, ज, ज्ञ इत्यादि। संघर्षी व्यंजन कौन कौन है? श, श, स, ह। आगत व्यंजन में ख के नीचे वाला ज, ग, फ। नासिक के व्यंजन कौन कौन है? नासिक के व्यंजन ड़, न, 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 म। स्पर्शी व्यंजन कौन है? तो ल। स्पर्शी व्यंजन कौन है? तो ल। लुठित व्यंजन कौन है? तो र। लुठित व्यंजन पढ़े थे हम लोग? ल, र, रावण वाला र। अघोष व्यंजन अघोष। अघोष में क्या आता है? पहला और दूसरा। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, फ, स, म। और सघोष में जो 3, 4, 5 घ, ग, घ, ड़, ज, ज्ञ, न, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, मह, म, य, र, ल, व, ह। अंतःस्थल व्यंजन भी सघोष होता है, यह घोष। अल्प प्राण व्यंजन पहला, तीसरा, पांचवा पढ़े थे ना? अल्प प्राण व्यंजन विषम संख्या ग, ढ, च, न, ट, ठ, ढ, न, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। महाप्राण पढ़े थे दूसरा और चौथा ग, घ, छ, झ, ट, ठ, ध, ध, प, फ, ब, श, श, स, ह। ऋषि वन में कौन? ऋषि वन बन जाते हैं र और ई से। और ऋषि का मात्रात्मक होता है ये वाला कृपा, पृष्ठ इत्यादि। मैंने पूरा का जो पूरा पढ़े ना उसको 2 पेज में कन्वर्ट कर दिया, बड़ा अच्छा बनाया है। फिर ये वाला ऋषि वन का प्रयोग करते हैं तत्सम शब्दों में। र वर्णों की विशेषता क्या क्या है? मैंने एग्जाम के पहले इसको भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। बढ़िया है। आप इसको चाहे तो इसके, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना तो टेलीग्राम में देख लीजिए कैसे मिलेगा ये ला। या अल्प प्राण या सघोष वर्ण है। र वन कैसे विशेषता है? तो यह अल्प प्राण या सघोष वर्ण है। या लुठित या अंतःस्थल व्यंजन र का होता है, यह अल्प प्राण भी है और सघोष भी है। यह लुठित और अंतःस्थल व्यंजन है। यह वस्य व्यंजन या सशक्त व्यंजन है। फिर से र के प्रचलित 3 रूप होते हैं, प्रकार, धर्म और राष्ट्र वाला। अब आ जाइए श्राप वाला श्र वर्ण की विशेषता। ये श और र से मिलकर एक बना संयुक्त व्यंजन। इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। इसके हिंदी कोश में इसे क्रमशः श वर्णों में प्रयोग करते हैं। ब वर्ण की विशेषता या ओष्ठ वर्ण है, या अल्प प्राण, या स्पर्श वर्ण है, या घोष वर्ण है।
फिर आता है ह वर्ण, या निरुनासिक सघोष व्यंजन है, या निरुनासिक सघोष व्यंजन है, या महाप्राण उष्ण व्यंजन है, या कंठोष्ठ व्यंजन है। भाव व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, महाप्राण व्यंजन और घोष व्यंजन आता है इसमें। फिर आता है थ वर्ण, दंत, महाप्राण, घोष और स्पर्श व्यंजन। एक वर्ण या व्यंजन अपने ही वर्ण व्यंजन के साथ पुनः कहलाता है व्यंजन द्वित्व या द्वितीय व्यंजन। व्यंजन युग्मक ध्वनि जैसे सज्जन, कच्चा इत्यादि। सघोष व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्णों में श, स, ह है। सघोष या घोष या सघोष व्यंजन स्पर्श व्यंजन वर्ण के तीसरे, चौथे और पांचवें य और लवा आता है। अल्प प्राण स्पर्श व्यंजन के पहला और तीसरा और पांचवा और य और लवा। महाप्राण में स्पर्श व्यंजन के दूसरा और चौथा और श उसमें व्यंजन आ गया। अब हम लोग करेंगे, ये आखिरी सेगमेंट है वर्णों का। वर्णों के मेल के मात्रक और अमात्रक शब्दों की पहचान, माने वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान कैसे होती है। इसका ये 1.5 पेज के आसपास है, 1.5 भी 1 पेज की। चलिए पढ़ते हैं, 5 मिनट खत्म हो जाएगा। शब्दों की आधारशिला ध्वनि को कहते हैं। शब्दों की आधारशिला ध्वनि कहलाता है। मूल ध्वनियों को वर्ण अक्षर कहते हैं। मूल ध्वनि को वर्ण और अक्षर कहते हैं। इन्हीं ध्वनि के लिखित रूप में वर्ण कहा जाता है। वस्तुतः वर्ण लिपि से संबंधित है। वर्ण किससे संबंधित है? लिपि से संबंधित है, जबकि ध्वनि सुनने से संबंधित है। वर्णों में एक स्वर अथवा एक व्यंजन हो सकते हैं। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाता है, जो अखंड होता है। भाषा से छोटी इकाई क्या है? ध्वनि, और इसे हम लोग अखंड कहते हैं। उदाहरण के लिए ध्वनि जैसे ग और अ मौखिक है, वर्ण ग लिखित है। ध्वनि जब कहेंगे तो ग और अ ये मौखिक आएंगे, ध्वनि पर लिखेंगे सिर्फ ग के रूप में। अब वर्णों के भेद, और जब हम वर्ण कहते हैं इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है पूर्णात्मक पूर्ण मात्रिक भेद, एक होता है अर्धमात्रिक वर्ण। जिन ध्वनियों को हम लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, उन्हें पूर्ण मात्रिक वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, ग, ई इत्यादि। इसमें हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जिन ध्वनियों को हम लिख तो सकते हैं किंतु सहज ढंग से उच्चारण नहीं कर सकते, उन्हें अर्धमात्रिक वर्ण का, जैसे क। ये क में अ बोल रहा है, खाली क आप कैसे बोलिएगा? अब क को खाली क, जब हम लोग क बोलते हैं तो क और अ साथ में मिला रहता है। जैसे च में अ मिला, ब अ मिला है, पर ये हो गया अर्धमात्रिक। जब इसमें डंडी लग देते ना, ये क अकेले क है, इसमें अ नहीं है, पर इसको उच्चारण नहीं कर सकते, अर्धमात्रिक वर्ण कहते हैं। आइए, इस प्रकार के सभी स्वरों और इस प्रकार के सभी स्वर और सभी स्वरों की संयुक्त व्यंजन पूर्ण मात्रिक वर्ण है, और स्वर सहित व्यंजनों के अर्धमात्रिक वर्ण कहते हैं। पूर्ण मात्रिक वर्ण और स्वर युक्त व्यंजनों में अक्षर कहा जाता है, जबकि मात्रिक वर्ण तथा मात्रिक शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे मात्रिक वर्ण शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो आ हो गया मात्रिक वर्ण, और मात्रक शब्द हो गया आम। क से कबूतर, ये हो गया, क हो गया मात्रिक वर्ण। अब मात्रिक शब्द हो गया कबूतर, गाय, घोड़ा, च से चरखा, झ से छाता और ज से जहाज। फिर आता है विशेषता। अमात्रिक वर्ण और मात्रिक वर्ण की विशेषता क्या है? सॉरी, 1 मिनट। हाँ, क आधा क लिख रहे हैं तो कमल, कमल, क कमल, करवल, ये हो गया अमात्रिक शब्द, क से कमल। ओहो, देखिए ये अमात्रिक वर्ण क्या हो गया? अ का आम हो गया। अमात्रिक में खाली क है तो पर यहाँ अ तो नहीं लिखे है। अमात्रिक शब्द हो गया कमल, करवल। खग से खग, खल। ग से गरल, गमन। यहाँ अ लिखना नहीं पड़ रहा है ना, अमात्रिक को ऐसे यूज करते हैं। घ से घर, घटक। च से चम्मच, छमछम और जलजन इत्यादि। ठीक है। मात्रिक और अमात्रिक शब्द। मात्रिक शब्द और अमात्रिक शब्द देखिए, ओह, जिसमें मात्रा का प्रयोग नहीं हो रहा, देखिए जिसमें मात्रा का प्रयोग हो गया वो मात्रिक शब्द, जिसमें मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ वो अमात्रिक शब्द। सिंपल लगभग में कहा जाए, जैसे नील कमल, नील में आ गया मात्रक, और कमल में कोई मात्रा नहीं है। सकेंद्रन में मात्रक है, इसमें कोई मात्रक नहीं है। विवाद, विलंग में मात्रा नहीं है, पर वि तो मात्रा है ना, फिर पता नहीं। वलयकार में मात्रा है, पर वलय में मात्रा नहीं। देखिए सब में मात्रा मात्रा दिख रहा है। वर्णी, इसमें मात्रा नहीं है। वनेचर, वन में मात्रा नहीं है। वटिका, वट में मात्रा नहीं है। इस सब में देख सकते हैं, इधर मात्रा नहीं, इधर मात्रा लगे। मात्रा मतलब जो आकार, इकार, उकार यूज करते हैं ना, रखती, ये सब देखने वाला, याद करने वाली चीज़ नहीं। बस याद रखिए जिसमें मात्रा लग गया वो मात्रिक वर्ण हो गया, जिसमें मात्रा नहीं लगा वो न। जैसे मताधिकार, कितना सारा मात्रा लगा पर वही मत देखिए, कोई अधिकार नहीं। अब आइए परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे मटक, चटक, मन, मठ, कोई मात्रिक शब्द है तो कोई इसमें किसी मात्रा लगा हुआ है? बोले नहीं लगा हुआ है ना, तो कोई मात्रक शब्द नहीं है। मतवाला, भचक, मत, भागीरथी, सब में मात्रा लगा हुआ है। देखिए मतवाला में मात्रा लगा हुआ है, भचक में नहीं लगा हुआ है, भक्त में नहीं लगा हुआ, भागीरथी में मात्रा लगा हुआ है, तो ये मात्रक शब्द हो गया। इसके बाद भगदड़, भगवत, भगवान, कोई इसमें मात्रात्मक शब्द कौन है? यहाँ देखिएगा, मात्रात्मक शब्द कौन है?
तो यहाँ भगवान, यहाँ आकार लग गया, बाकी में भड़क दिगाड़ भगत भगवत किसी मात्रा नहीं है, नहीं लगा। प्रातः घर प्राचीन अमात्रिक शब्द कौन है? घर कोई मात्रा नहीं, बाकी प्रातः प्राचीन प्रमाण मात्रक है। पथ में देखिए ये मात्रक नहीं है, पानीपत मात्रक है। तो देखिए देखिए मात्रक दिए ना, पहल पग अमात्रक है, इसमें मात्रक कौन है? तो नशा मात्रक है, बाकी समय मात्रा नहीं है। आप खुद देखिए ना, आप खुद देखिए। तन्य तमने तचित तात्विक में मात्रा किस में है? तो तात्विक में है। ये तो एकदम अच्छा से क्लियर हो गया, मात्रिक और अमात्रिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चमत्कार चल, आपको हुआ कि नहीं बताइए जरूर कमेंट में। चमत्कार चलाकी चहक, चहक चहक में कोई मात्रा नहीं है, बाकी सब में मात्रक है। तो अमात्रिक पूछा तो चहक हो गया। चमक चरमाहट इसमें कौन है? अमात्रिक पूछा है तो चम्मच में मात्रा नहीं है, बाकी में मात्रक है। देखिए फिर आते हैं गजवान, हिमालय, गुणगान में अमात्रिक शब्द गजवान है। ठीक है, सॉरी वही है मात्रिक अमात्रिक। अब देखिए अपने से देखिए, महिमा इस सब में मात्रा नहीं है, सब वही है। अगला चैप्टर हम लोग वाक्य और रचना करेंगे, यहीं पे अब रहने देते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक बहुत कम आता है, चलिए कोई बात नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा। और इसका PDF लेना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको बता दिया जाएगा। खाली हाँ, पर जो अपठित गद्यांश वाला वो मैं फ्री में डाल दूँगा, उसके लिए चिंता मत की। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।